गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? आई होप कि आपकी स्टडीज भी बहुत एक्सीलेंट चल रही होगी। कोई आइडिया है कि अभी इस टाइम पे न्यूज में क्या चल रहा होगा? एनी आइडिया? इन ये जो हमारा वीक गया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का कुछ? यस। ओके। नेक्स्ट और कोई रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफआई। चलिए, नो इश्यूज। आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है एडिटोरियल पे। पहले हम एडिटोरियल देखेंगे, पहले वोकैबुलरी कंप्लीट करेंगे, देन हम एक आर्टिकल है जो बड़ा है उसमें हम आर्टिकल का रीडिंग भी करेंगे और स्किमिंग भी करेंगे। देन हम सेकंड आर्टिकल पर मूव करेंगे, उस पर हम क्या करेंगे, ओनली स्किमिंग करेंगे। और नेक्स्ट आज कुछ सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज मीन्स क्या? मैं आज से पहले हमने न्यूज कवर किया था लास्ट में, लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टीज थी आपको कि समझ में नहीं आ रही थी न्यूज कि एक्चुअली न्यूज में दिया क्या है। तो मैंने क्या सोचा कि चलो आज से मैं आपको स्कीम पढ़ाना स्टार्ट कर। जैसे ये मेरा आर्टिकल फिनिश हो जाएगा, ओके, उसके बाद में आज मैं आपको सिखाऊंगी पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगी। उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे लॉन्च हुआ था, वो एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसमें कैसे जाके इनरोल करना है, और वो आपको हेल्पफुल होगा आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। अगर आपसे उसमें कोई ऑब्जेक्टिव आता है वो भी आपका कवर हो जाएगा, और आपका अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग उसमें भी आप कवर कर सकते हो। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, न्यूज जो स्कीम है, स्कीम कैसे पढ़ना पड़ता है वो भी बताऊं। तो चलो लेक्चर स्टार्ट किया जाए आज का। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी। सबसे पहला वर्ड क्या है हमारा? ऑसिलेट। ऑसिलेट मीन्स हिलाना किसी चीज को। आपने देखा होगा जैसे केमिस्ट्री में एक इसे पेंडुलम पैटर्न में रहता है, वो यहीं पे इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, ऐसे रहता है, यहाँ से इधर जाता है, यहाँ से इधर जाता है। वो क्या हो गया, मीन्स किसी चीज को आप हिला रहे हो, उसकी जो ऑब्जर्व है वो किसे स्विंग कर रहा है, यहाँ पे भी और उधर से, मतलब उधर भी जा रहा है इधर भी आ रहा है, वो क्या हो रहा है, स्विंग हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑसिलेट। स्विंग करना, फ्लक्चुएट करना, वेवर करना मीन्स वेविंग की तरह डुलना, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेट। एंटोनिम्स हो गया, स्टेबलाइज करो, एक ही जगह पे रहो, एक ही जगह पे रिमेन रहो, यहाँ से हिलना मत, स्टे रहो एक जगह पे, क्या रहो, स्टिक हो, उसको बोलते हैं हम, वो हो गया आपका एंटोनिम्स। ऑसिलेट का उल्टा होता है स्टेबलाइज, रिमेन और स्टे। नेक्स्ट आप देखोगे, द टूर्नामेंट विल ऑसिलेट बिटवीन शारजाह एंड दुबई और द नेक्स्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है? एनी आइडिया फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है? फोर्टनाइट मीन्स होता है 14 डेज। क्या होता है? 14 डेज। आपने सुना होगा आरबीआई कभी अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है तो वहां पे लिख के रहता है फोर्टनाइट को पब्लिश होगा। जो आरबीआई करेंसी मैनेजमेंट करती है वो फोर्टनाइट के हिसाब से करती है। कैसे करती है? फोर्टनाइट। तो फोर्टनाइट मीन्स होता है 14 डेज। ओके, सो द टूर्नामेंट क्या हो रहा है, फिर रहा है, मतलब ऐसे वेवर कर रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, किनके बीच में, जो शारजाह है और दुबई है। मीन्स यहाँ के क्या हो रहा है, वो टूर्नामेंट कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, मीन्स कभी वो विन हो रहे कभी ये लूज हो रहे, तो वो हो गया आपका ऑसिलेट। वैंकिश। वैंकिश मीन्स क्या होगा? वैंकिश सुना है कभी? वैंकिश, वैंकिश मीन्स सुना है विजय पाना। मीन्स आप क्या कर रहे हो, विनर हो रहे हो, किसी चीज पे विनर हो रहे हो, किसी चीज को आपने डिफीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एग्जाम क्लियर करते हो तो आप एग्जाम को क्या कर रहे हो, डिफीट कर रहे हो, आप उसकी डिफिकल्टी को क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो, उससे जाके आप विनर बन रहे हो। दैट इज कॉल्ड वैंकिश। सिनोनिम्स हो गया आपका डिफीट करना, कॉन्केयर करना, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ओवर पावर करना, मीन्स उस चीज से हम निकल के आ रहे हैं। एंटोनिम्स हो गया आपका सरेंडर कर दो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, इल्ड कर दो, इल्ड मीन्स भी आप लूज हो रहे हो, छोड़ दो, वो होता है आपका वैंकिश। वैंकिश मीन्स विजय पाना होता है, लेकिन वैनिश मीन्स क्या होगा, वो सुना ही होगा। यस यस, वैनिश मीन्स क्या होता है, डिसअपियर होता है। क्या होता है? डिसअपियर होता है। तो ऑस्ट्रेलिया वैंकिश्ड होस्ट। होस्ट मीन्स क्या होता है, कोई कंट्री ऑर्गेनाइज करता है उसको बोलते हैं हम होस्ट।
ऑस्ट्रेलिया vanquishes host साउथ अफ्रीका इन द 2023 एडिशन ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया था उसने होस्ट किया था और वहीं पे उसका विजय हुआ। नेक्स्ट है आपका बिसेट। बिसेट मीन्स क्या होगा? बिसेट मीन्स आप किसी को हरेस कर रहे हो, किसी को ट्रबल में डाल रहे हो, वो हो गया आपका बिसेट। ये ट्रबल परसिस्टेंटली और अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स, क्या हो रहा है, चारों साइड से क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है कंटिन्यूअसली, वो आपको हरास कर रहा है, आपको ट्रबल कर रहा है, टॉर्मेंट हो रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, वो हो गया आपका बिसेट। एंटोनिम्स हो गया आपके असिस्ट करना, किसी चीज को असिस्ट कर रहे हो अच्छे से, सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, वो हो गया आपके एंटोनिम्स। The project was beset by technical difficulties causing delays in completion। क्या हो रहा है, जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, उसमें कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहा है, बिकॉज वो किसी चीज से हरास्ड हो रहा है, किसी चीज का ट्रबल हो रहा है प्रोजेक्ट के अंदर में। नेक्स्ट है आपका डिसमेड। डिसमेड मीन्स किसी चीज को आपने उदास कर दिया, क्या कर दिया, सैड हो गए हो। तो टू कॉज समवन टू फील डिस्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी एग्जाम प्रॉपर नहीं निकाली या कभी रह गया, आपका 1 मार्क्स से छूट जाता है, कभी 2 मार्क्स से, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमको डिसअपॉइंटमेंट होता है कि मैंने ज्यादा वर्क करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिसमेड। उसका सिम्टम्स हो गया डिसहार्टन, अच्छा नहीं लग रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, आप डिस्करेज हो गए हो किसी चीज से। एंटोनिम्स हो गया इनकरेज करना, किसी चीज को बढ़ावा दो कि आप अच्छे से कुछ करो, जल्दी जल्दी एग्जाम निकालो, चीयर्ड करो। अगर आप कहीं पे एग्जाम देने जा रहे हो तो आपकी फैमिली आपको क्या करती है, चीयर्ड करती है। अपलिफ्टेड, किसी चीज से आप उभर के आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड अपलिफ्टेड। द सडन कैंसिलेशन ऑफ द मिशन लेफ्ट साइंटिस्ट डिसमेड एंड कंसर्न अबाउट फ्यूचर एक्सप्लोरेशन एफोर्ट। जो सडनली कैंसिल हुआ था मिशन, उसके वजह से क्या हो गया, साइंटिस्ट क्या हो गए, उदास हो गए, डिसमिस्ड हो गए। नेक्स्ट डॉक्टरिन। डॉक्टरिन मीन्स क्या होता है, सिद्धांत, किसी चीज के प्रिंसिपल पे आप चल रहे हो। लेकिन मुझे बताओ, एक हो गया आपका, ये हो गया वर्ड प्रिंसिपल, ओके, और एक होता है वर्ड जिसमें ए एल लगता है। इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो प्रिंसिपल है इसमें क्या है, ये आपके सिद्धांत है, आपके बिलीफ है, आप इस पे चलते हो। और प्रिंसिपल मीन्स क्या हो गया, ये एक पोस्ट होती है स्कूल में जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या, अच्छा अध्यापक, ओके, पूरा कंप्लीट मराठी है, चलो वेरी गुड। तो अ सेट ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स हेड एंड टॉट बाय ग्रुप। कोई ग्रुप आपको बताता है कि आपको इस चीज में बिलीव रखो। कहीं आप टेंपल जाते हो तो उसमें रिलीजियस में क्या कर रहे हो, रिलीजन में अपने बिलीव कर रहे हो, वो हो गया आपका डॉक्टर, उस चीज को फॉलो कर रहे हो। वो पॉलिटिकल वे हो सकता है, मिलिट्री वे हो सकता है, और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। अभी एंटोसाइनोनिम्स क्या होंगे, प्रिंसिपल, बिलीव, विश्वास कर रहे हो, डॉगमा। डॉगमा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डॉग सिनोनिम्स है, मैंने एंटोनिम्स बोला ही नहीं अभी। साइनो, हाँ क्या, शायद आपको मैंने ना सिनोनिम्स बोला, सिनोनिम्स भी ना बोला और ना एंटोनिम्स बोला। आई एम से कि डॉक्टरिन मींस प्रिंसिपल होता है, बिलीफ होता है, और डॉगमा होता है। डॉगमा मींस भी होता है बिलीव करना। ओके देखो, किसी चीज के ना सिनोनिम एंटोनिम्स रहते ही नहीं है, ओनली सिनोनिम्स रहते हैं। वही वैसे ही है डॉक्टरिन। डॉक्टरिन के क्या होते हैं, एंटोनिम्स नहीं होते हैं। The government new doctrine or national security was made with widespread debate among political interests। क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट अभी बोल रहा है कि आप जो नेशनल सिक्योरिटी हमने दिया है, ठीक है, उसके लिए जो पॉलिटिकल वे है उसमें क्या करो, आप बिलीव करो, क्या करो, बिलीव करो प्रिंसिपल्स में, उस डॉक्टरिन को फॉलो करो। नेक्स्ट होता है यूफोरिया। ज्यादा फास्ट हो रहे है क्या, कि मुझे लग रहा है ऐसे क्लास फास्ट होगी। यूफोरिया आपको लग रहा है फास्ट, फास्ट हो रहा है, तुम्हें समझ रहा बच्चा, ओके। यूफोरिया, यूफोरिया मीन्स क्या होता है, उत्साह। जो यू क्या होता है ना, ये एक रूट वर्ड माना जाता है, तो इसका मतलब भी होता है आपको एक्साइटमेंट हो रहा है, ठीक है, किसी चीज का आप हैप्पीनेस हो रही है, किसी चीज से आपको अच्छी लग रही है, वो होता है यू का रूट वर्ड होता है ई यू। अगर इस वर्ड से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो तो वो मीन्स होता है आपको एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड यूफोरिया। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। क्या हो रहा है आपको, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो। अभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्या होगा, एक होता है एक्साइटमेंट और होता है इंटेंस एक्साइटमेंट,
ओके जब सिर्फ बहुत टाइम से इस चीज को चाह रहे हो कि हमें ये मिलना चाहिए और वो मिलती नहीं है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटेंस एक्साइटमेंट। इलेशन, एक्सिलरेशन, जॉय, ये क्या हो गया आपके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो गया डिसअपियर, सॉरी डिस्पेयर हो गया, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। ग्लूमिंग, ग्लूमिंग मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था। ग्लूमिंग में क्या होता है, सैड हो गए हो, नहीं समझ में आ रहा है। मिस्टरी में भी क्या होता है, आप कुछ चीज अचीव नहीं कर पा रहे हो, ये हो गया आपके निगेटिव वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एंटोनिम्स। The team's victory created a wave of euphoria among the fans who celebrated late सेलिब्रेशन किया, हैप्पी हो गए, बहुत एक्साइटमेंट लगी उन्हें। विल्ट, विल्ट मीन्स क्या होता है, मुरझा रहे हो, मीन्स आपकी आप में एनर्जी ही नहीं है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम कम हो रही है, लो कॉन्फिडेंस है, दैट इज कॉल्ड विल्ट। सिनोनिम्स हो गए क्या, विथर, वीकेन हो गए हो, ड्रॉप कर रहे हो, किसी चीज को छोड़ दे रहे हो। एंटोनिम्स हो गया थ्राइव, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लरिश, हमेशा फ्लरिश हो की एनर्जी है आपके पास। स्ट्रेंथन, किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा खींच रहे हो कि नहीं मुझे इसको कंप्लीट करना है। इंडिया विल्टेड अंडर प्रेशर इन द 2020 फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इंडिया क्या हुआ, अंडर प्रेशर में आ गया, मीन्स विल्टेड हो गया, आपका कॉन्फिडेंस लूज करके बैठा था। कब, जब 2020 का फाइनल था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के। ट्रेवेस्टी, व्हाट इज ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी मीन्स क्या होता है, कहीं जो रॉन्ग होता है, अगर आपको कोई चीज बोलूं मैं तो आप क्या बोलोगे, तो शायद ये रॉन्ग है, फॉल्स, आपको दिखाई दे रहा है कि इट्स अ फॉल्स, वो हो गया आपका ट्रेवेस्टी। एब्सर्ब्ड हो रहा है, डिस्टॉर्टेड हो रहा है, आपका जो कहीं रिप्रेजेंटेशन है वो रॉन्ग हो रहा है, वो चीज आपकी रॉन्ग है, दैट इज कॉल्ड ट्रेवेस्टी। सिनोनिम्स हो गए मॉकरी, पैरोडी, डिस्टॉर्शन, ये मीन्स आप क्या कर रहे हो, किसी आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो। एंटोनिम्स हो गया एक्सेलेंस, क्या है जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेलेंट है। एक्यूरेसी है, जब आप मैथ सॉल्व करते हो। आई एम ऑल्सो, मैं हमेशा बताती हूँ कि जब सीसैट, जैसे इन लोगों का सीसैट है, ठीक है, उनका मैथ्स है, आपका और अच्छा ओके यस, आप कौन सा एग्जाम दे रही हो, बहुत गुड न्यूज है आपके लिए तो। अभी सुने होंगे आपने अभी लास्ट डे में, गुड न्यूज नहीं सुनी आपने। अच्छा, महाराष्ट्र के क्या बोलते हैं, जो डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने निकाला है ना आपके लिए, एडवर्टाइजमेंट ला रहे हैं नेक्स्ट वीक में, फिर स्टडी करो अच्छे से। फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो क्या है, एक्यूरेसी है, फेयरनेस है किसी चीज में, आप प्रॉपरली अपने प्रॉपर फेयर होकर स्टडी कर रहे हो। इन इट इज अ ट्रेवेस्टी दैट मिथाली राज प्लेड ओनली 12 टेस्ट इन हर लॉन्ग करियर। क्या हो रहा है, जो एक ट्रेवेस्टी, मतलब ये रॉन्ग है कि मिथाली राज ने क्या किया है, सिर्फ 12 टेस्ट किया है, ये क्या है, रॉन्ग है बोल रहा। नेक्स्ट, एस्यूज करना, एस्यूज मीन्स किसी चीज को कम करना। ओके, टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस इंटेंस, टू रिलीव और ईज, मीन्स किसी चीज को रिड्यूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, एस्यूज्ड। सिनोनिम्स हो गया एलिवेट करना, फाइड करो, ये सारे चीज, ये सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, अगर अच्छे से याद, इसके पहले अगर रिवीजन किया होगा तो पहले के लेक्चर्स पे। तो क्या होना, एसयूजी मींस रिड्यूस करना। एंटोनिम्स हो गया इंटेंसिफाइड करो, ज्यादा बढ़ाओ। एग्रीवेटेड दो, ज्यादा एग्रीवेट, ज्यादा बढ़ाओ। वर्सेंट हो गई, कोई चीज बहुत ज्यादा खराब हो गई। द सीईओ एश्योरेंस एस्यूज द एम्प्लॉयज फियर्स अबाउट द कंपनी फ्यूचर। क्या हो रहा है, जो सीईओ है उसको क्या हो रहा है, डर लग रहा है कि क्या हो रहा है, कि शायद हो सकता है कि उसके एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय है उसके पास काम कर रहे हैं, उनका फ्यूचर अच्छा नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सिर्फ सेंटेंस है, ओके। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, अभी जॉब क्रिएशन नहीं है, कभी प्रॉपर इकोनॉमी नहीं चल पाती, तो वो भी यहाँ पे क्या है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो कि ये चीजें होती है। दैट्स व्हाई सीईओ क्या क्या हो रहा है, उसको एस्यूज हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ वर्ड ऑलरेडी रिपीट हुआ है, एनीवन एक्सप्लेन, कोई एक्सप्लेन करेगा, इसका हमने रूट वर्ड भी बताया था लास्ट टाइम। चलो नो इश्यू।
क्या होता है? एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड ऑफन सडन डैमेज और सफरिंग अ डिजास्टर। जब डिजास्टर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रॉफ आता है। ओके, आपदा आई है, संकट आया है आप पे, सिनोनिम्स हो गए डिजास्टर, कैलेमिटी आ गई, ट्रेजेडी हो गई, एकदम सडन जो ट्रेजेडी होती है, कभी कैलेमिटीज आती है, रेन ज्यादा होते तो फ्लड ज्यादा होते, दैट इज कॉल्ड अ कैटास्ट्रोफ। एग्जाम्पल, द अर्थक्वेक वाज अ कैटास्ट्रोफ दैट लेफ्ट थाउजेंड्स होमलेस एंड इन नीड ऑफ एड। अर्थक्वेक जब आया तब क्या हुआ? बहुत सारे हाउसेस जो है तो सडनली बरीड हो गए, मीन्स चले गए, और जो जो लोग थे वहां पे रह रहे थे वो होमलेस हो गए। तो इसलिए क्या रही, उनको क्या जरूरी है? उनको किसी चीज की हेल्प जरूरी है। ओके, आप उनको हेल्प करो। एड मीन्स क्या होता है? हेल्प करना। पाइवोटेड मीन्स क्या होगा? इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, of crucial importance in relation to the development or a success of something else। means जो चीज आपके लिए क्रुशियल है, आपको हमेशा इसेंशियल होता है। हमें क्या, हमारे बॉडी को एवरी टाइम क्या होता है? वाटर, फूड, ये क्या होता है? इसेंशियल चीजें होते हैं, उससे क्या मिलता है? हमको एनर्जी मिलता है। क्रुशियल, इसेंशियल, वाइटल, ये क्या हो गए? इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स हो गया, इनसिग्निफिकेंट है, जरूरत ही नहीं है। ट्रेवल, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। यूनी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का अपोजिट वर्ड है यूनी इंपॉर्टेंट। The new policy was vital in improving the organization overall efficiency। क्या हो रहा है? जो न्यू पॉलिसी आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। कैडेंस, कैडेंस मीन्स लय। अभी लय क्या होगा? कभी सुना होगा, एक वॉइस वगैरह सुनते हो या कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपको क्या देता है? जैसे कुछ बजा, जो म्यूजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं? अपना कुछ जैसे गिटार वगैरह बजाते हैं, उससे क्या मिलता है उनको? लय मिलती है कि उन्होंने प्रॉपर सॉन्ग मतलब सॉन्ग सिंग करना चाहिए, गाना चाहिए। तो वो क्या होता है? a modulation or inflection of the voice, a rhythmic sequence, a flow of sound। रिदम हो गया, आपको जो गिटार की रिदम देती है ना, तभी आप सॉन्ग गाते हो। रिदम हो गया, टेम्पो हो गया, बीट, किसी चीज पे बीट पे आप डांस कर रहे हो तो वो क्या होगी? रिदम हो गई। एंटोनिम्स हो गया, इरेगुलेटरी है, मीन्स प्रॉपर बज नहीं रहा है। डिस्कॉर्ड है, डिसोनेंस है, मीन्स वो जो लय है वो प्रॉपर नहीं है। द स्पीकर कैडेंस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस मेकिंग द लेक्चर मेमोरेबल। जो स्पीकर था वो उसके लय से क्या हुआ? ऑडियंस ज्यादा उसकी तरफ खींचने लगी, मीन्स जो लेक्चर था वो मेमोरेबल हो गया। एक्सपांडिंग, एक्सपांडिंग मीन्स क्या होता है? किसी चीज को आप क्या कर रहे हो? विस्तार कर रहे हो। टू इंक्रीज इन साइज, नंबर और इम्पोर्टेंस, ग्रो कर रहे हो, इनलार्ज कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो किसी चीज को। एंटोनिम्स हो गए, उसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कम कर रहे हो, श्रिंक कर रहे हो, एकदम से किसी चीज को डिमिनिश कर रहे हो, डिसअपियर कर रहे हो, वो क्या होगा आपका? एंटोनिम्स। द कंपनी इज एक्सपांडिंग इट्स ऑपरेशन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। कंपनी क्या कर रही है? कॉन्टिन्यूअसली अपनी जो ऑपरेशन है उसके वो एक्सपांड कर रही है, बिकॉज कंज्यूमर को ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट मिले। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? किसी चीज को आप क्या कर रहे हो? इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लागू कर रहे हो। टू पुट अ डिसीजन, प्लान और एग्रीमेंट इनटू इफेक्ट। कोई चीज है, कोई प्लान बनाया है आपने, आप पहले तो प्लान बनाते हो, ओके, कि मुझे ये करना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कब करते हो? इम्प्लीमेंट वो बहुत टाइम के बाद होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ इम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या करो? इम्प्लीमेंट करो। अगर कुछ टाइम टेबल बनाते होगे, अभी मुझे इतना पढ़ना है, आज मैं इतना करूंगा, लेकिन इम्प्लीमेंट कब होता है? एक बनता होगा, पहले बनता होगा, फिर 1 वीक दिखता है आफ्टर, फिर क्या करते हो? फाड़ देते हो, नहीं हुआ कब तो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। किसी चीज को एग्जीक्यूट करो, कैरी आउट करो, इन्फोर्स करो। इन्फोर्स वर्ड बहुत बार आपने सुना होगा पॉलिटी में, जिनकी पॉलिटी कंप्लीट हुई है, जो आप लेक्चर लेते हो ना पॉलिटी के। हाँ, अच्छा, तो इन्फोर्स का क्या मीनिंग होता है? इन्फोर्स्ड, ईडी लगता है उससे। इम्प्लीमेंट करना, ओके। चलो, एंटोनिम्स हो गया, किसी चीज को निग्लेक्ट कर रहे हो, अबेंडन कर रहे हो, छोड़ दो, किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो। द गवर्नमेंट प्लान्स टू इम्प्लीमेंट न्यू मेजर्स टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। गवर्नमेंट क्या कर रही है? न्यू प्रोजेक्ट, न्यू मेजर्स, जो न्यू न्यू मेजर्स है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, वो पोल्यूशन से क्या कर पाए?
हमें रिडक्शन दे पाए, दैट्स वाई। नेक्स्ट है हमारा पोटेंट्स। पोटेंट्स मीन्स पूर्व सूचनाएं। जैसे IMD प्रेडिक्ट करता है अभी कुछ टाइम पहले कि क्या है नागपुर में, क्या है ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, वो क्या होता है आपका पोटेंट, मीन्स आपको पहले ही वार्निंग मिल जाती है। क्या मिलती है? वार्निंग मिल जाती है। A sign or a warning that something, especially something, movements और कैलेमिटीज इज लाइकली टू हैपन, कि अभी कुछ होने वाला है। ओके, ज्यादा फ्लड आने वाला है, रेड अलर्ट मिलता है आपको, उसके टाइम पे क्या करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। तो वो क्या होता है, आपको पहले ही आपको पूर्व सूचनाएं मिलती है। ओमेन, साइन, वार्निंग हो गया। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं डार्क क्लाउड्स एंड हेवी विंड्स आर ऑफन सीन एज अ पोर्टेंट्स ऑफ एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। जो डार्क क्लाउड्स थे और जो हेवी विंड थी, उससे ये समझ में आ रहा था कि अभी बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। चलो नेक्स्ट है हमारा वर्चुअस। व्हाट इज अ वर्चुअस? सद्गुणी मीन्स हैविंग और शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड्स, मोरली एक्सेलेंट। क्या होता है, किसी चीज को आप अच्छे से, किसी चीज को मॉरल को फॉलो करते हो। मीन्स अगर आपको कुछ बोला जाए कि आपको इस रिलीजन, जैसे रिलीजन स्पेसिफिक लोग होते हैं, उनको अगर बोला जाए तो वो क्या बोलते हैं, हाँ मैं इसमें ही बिलीव करता हूँ, मुझे दूसरे में बिलीव नहीं करना है। तो वो क्या होता है, अपने मोरल पे ही चलते हैं कॉन्टिन्यूअसली। वो हो गया आपका वर्चुअस। राइटिशियस, इथिकल, मॉरल। एंटोनिम्स हो गया इमोरल, वो जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे, हम करप्ट है, हमें कोई बाहर निकाल रहा है। शी इज नोन फॉर हर वर्चुअस कैरेक्टर एंड कमिटमेंट टू द हेल्पिंग अदर्स इन नीड। उसने क्या किया था, वो खुद के मॉरल पे चलती थी, हमेशा दूसरों की मदद के लिए क्या रहती थी, रेडी रहती थी। उसने ऐसा खुद को कैरेक्टर डेवलप किया था। बेहुमत, बेहुमत क्या होता है, विशाल काया। बेहुमत, ये वर्ड सुना है? बेहुमत क्या होता है? अ ह्यूज और अ मॉन्स्टरस क्रिएचर, समथिंग इनॉर्मस साइज और पावर। जो पावर में बहुत बड़ा है, ह्यूज है, बोलते हैं ना कभी बोलते होंगे कि उन्होंने ह्यूज सक्सेस पा लिया। क्या पा लिया? ह्यूज सक्सेस। वो होता है आपका बेहुमत। सिनोनिम्स हो गया जायंट, कोलोसस, लेविएथन। और एक कोलोसस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी एक एग्जाम में शायद पूछा गया था कि जो बेहिमथ है इसका सिनोनिम्स क्या है, तो वो होता है कोलोसस। ऑप्शन में दिया था कोलोसस। एंटोनिम्स हो गया द्वार्फ है, छोटा है, स्मॉल है, स्मॉल एंटिटी है, वीक है, वीकलिंग है, मीन्स वो एकदम वीक है, उसमें शक्ति ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया रिमेन्स द बेहिमथ ऑफ वुमेन्स क्रिकेट विद 6 टाइटल विंस। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ह्यूज सक्सेस। ह्यूमन जो वुमेन क्रिकेट की टीम है, उनको उनको ह्यूज सक्सेस मिला। उन्होंने कितने टाइटल जीते थे? 6 टाइटल्स विंस किए थे। हेफ्ट, हेफ्ट मीन्स किसी चीज का वेट। द वेट और बल्क ऑफ समथिंग, इन्फ्लुएंस और पावर। किसी चीज का आपको पावर आ जाती है। अगर when you are selected in a UPSC और MPSC, that time you got a power, कि आपको क्या मिलती है, पावर भी मिलती है। ओनली नॉट कि आपको सैलरी मिलेगी, कुछ पावर्स भी होते हैं आपके पास में, उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो सिनोनिम्स वेट हो गया, बल्क, इन्फ्लुएंस, आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा पड़ रहा है, बल्क में कुछ चीजें आपके पास। एंटोनिम्स लाइट है, कुछ नहीं है, इनसिग्निफिकेंस है, वर्क ही नहीं कर रहा, आप वीकनेसेस, वो हो गया आपके सिनोनिम्स। Male players often gain more commercial heft in cricket than their female counterparts. जो मेल प्लेयर्स थे उनका क्या था, वेट ज्यादा था, उनका जो इन्फ्लुएंस था वो ज्यादा था एज अ कंपेयर टू फीमेल। डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन मीन क्या था, प्रसार। किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, कंटिन्यूअसली स्प्रेड करते जा रहे हो। द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन और वाइडली, मतलब इंफॉर्मेशन को आप किसी चीज को डिसेमिनेट कर रहे हो, वो होता है आपका डिसेमिनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन करो, सर्कुलेशन करो, ब्रॉडकास्टिंग करो। टीवी में क्या होता है, कोई चीज ब्रॉडकास्ट होती है। एंटोनिम्स हो गया, कंटेनमेंट हो गया, रुका दो, सप्रेशन करो, वहीं पे रुक जाए, मतलब उसका प्रसार मत करो, वहीं पे उसको छोड़ दो। कंसीलमेंट भी वही होता है कि आपको उस चीज का क्या करना है, प्रसार नहीं करना है, उसको जो ज्यादा स्प्रेड नहीं करना है, रोक देना है। द यूनिवर्सिटी गोल इज द क्रिएशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज थ्रू टीचिंग एंड रिसर्च। जो यूनिवर्सिटी है उसका गोल क्या होता है,
कि आपको क्या करना है, क्रिएशन करना है और आपका जो डिसेमिनेशन है नॉलेज का स्प्रेड करना है, किससे, टीचिंग और रिसर्च से। अनफेटर्ड, अनफेटर्ड मीन स्वतंत्र, आपको किसी चीज का क्या है, रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, आपको जो चाहे वो आपका मन करो, कहीं पे भी घूमो, ठीक है। सो नॉट रेस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रेन, किसी चीज की रेस्ट्रिक्शन आप पे नहीं है। सिनोनिम्स हो गया, अनरिस्ट्रेन, अनरेस्ट्रिक्टेड, फ्री हो, हर जगह से फ्री हो। वही एंटोनिम्स हो गया, आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कोई चीज, कंस्ट्रेन कर रहा है, आपको रोक रहा है, नहीं करना है, कोई चीज आपके पास क्या है, लिमिटेड है। The American education system is shaped by a belief in unfettered private computation. जो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम है वहां पे क्या है, जो उनका सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, उस पर वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, मीन्स अनफेटर्ड। फैटिंग, 2 मिनट मैं पानी पीती हूँ। चलो, फैटिग मीन्स क्या हो गया, आपको थकान हो रही, क्या हो गया, टायर्ड हो गए हो, एक्सट्रीम टायर्डनेस आ गई आपको, टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन और इलनेस। उससे क्या होता है, एकदम मेंटली आप खुद को वीक साबित कर रहे हो कि मैं क्या हो गया मेंटली, मैं अभी मतलब मेंटली क्या हो गया, आपको टायर्ड हो गए। होता नहीं कि आप ज्यादा स्टडी कर रहे हो आप मेंटली टायर्ड होते हो, लेकिन आप जब वर्क करते हो अपनी बॉडी से आप फिजिकली टायर्ड होते हो, तो वो दो डिफरेंस होते हैं। सिनोनिम्स हो गया, टायर्डनेस, एग्जॉशन, बियरनेस। वही आपके एंटोनिम्स, आपको बहुत एनर्जी आ गई है, विटलिटी आ गई है, वाइगोर अच्छा लग रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग वीक ऑफ वर्क शी फेल्ड अ सेंस ऑफ फाइटिंग दैट मेड हर वांट टू स्लीप ऑन वीकेंड। एक 1 वीक उसने कंटिन्यूअसली काम किया, बाद में उसमें इतनी थकान आ गई कि उसने सोचा कि अभी क्या करना है, मुझे जो वीकेंड है उसमें सोना ही है। नेक्स्ट वर्ड, कॉन्वेंटेड, सॉरी कॉन्वेंशनल। कॉन्वेंशनल मीन्स क्या होता है, पारंपरिक, आपका जो ट्रेडिशनली चलते आता है वो होता है कॉन्वेंशनल। बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट इज जनरली डन और बिलीव ट्रेडिशनली, आप किस चीज पे ट्रेडिशनली बिलीव करते हो, जो आपके बोलते ना, जो आपके घर में कल्चर होता होगा, पूजा होती होगी, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूसली आपके ट्रेडिशन से चलता आ रहा है, हर किसी के यहाँ पे डिफरेंट होता है। वेन इंडियन वुमन जो होती है वो साड़ी वियर करती है, वाई, बिकॉज वो ट्रेडिशनली उसी कॉस्ट्यूम में दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्वेंशनल। ट्रेडिशनल, स्टैंडर्ड, कस्टमरी। एंटोनिम्स हो गया, अनकन्वेंशनल है, इनोवेटिव है, नोवेल है, मीन्स उतना इतना मॉडर्न है, इसको बोलते हैं, इसमें मॉडर्न भी आता है एक बार, कि क्या है, मॉडर्न है, भी हम ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। The conventional methods of teaching are being replaced by more interactive approaches. जो कॉन्वेंशनल मेथड्स है वो क्या हो रही है, अभी रिप्लेस्ड होती जा रही है, बिकॉज जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स क्या करना, संकलित करना। टू फॉर्म और ग्रुप इनटू अ क्लास और क्लस्टर, किसी चीज को कलेक्ट करो, बहुत सारी चीजें आपके पास दी है, उस चीज को कलेक्ट करो, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट। कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना भी होता है, कलेक्ट करना। असेंबल करो, को बहुत सारी थिंग्स है तो उसको क्या करो, असेंबल करो। जैसे कभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, दैट टाइम पहले बुक्स को क्या करते हो, असेंबल करते हो, कलेक्ट करते हो, देन प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। एंटोनिम्स हो गया, डिस्पर्स है, प्रॉपर नहीं है, स्कैटर है, कम है, सेपरेट हो गया। द डाटा वाज एग्रीगेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस टू क्रिएट अ कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट। डाटा, जो डाटा था वो बहुत जगह से लिया गया था, उसको एग्रीगेट किया था, बिकॉज कंप्लीट रिपोर्ट बनानी थी। 8, रिसाइलेंस। रिसाइलेंस मीन्स आप कितना, आपकी एडेप्टिबिलिटी है, आप कितना अडेप्ट कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड रिसाइलेंस। द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज और टफनेस मीन्स अगर आपकी हेल्थ खराब होगी तो आप कितनी जल्दी उसको रिकवर कर पा रहे हो।
एडेप्टेबिलिटी अपनी क्या है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, मीन्स आपका ड्यूरेशन कितना अच्छा है, व्हेन यू आर, आप जब स्टडी के लिए बैठते हो तो आप कितने ड्यूरेशन तक स्टडी कर पाते हो। उसके एंटरम्स हो गए फ्रैगिलिटी, नहीं हो रहा है, वीकनेस आती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपको जहाँ पे आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो यहाँ पे कुछ मतलब कुछ करने के लिए बोलूँ तो आप बोलेंगे नहीं मैं इसी जगह पे स्टिक रहना चाहती हूँ, मीन आपके में आप में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हर resilience in the face of challenges inspired everyone around her। उसकी जो सहन शक्ति है वो गर्ल की, वो क्या कर रही है, हर किसी को इंस्पायर्ड करती है। वल्नरेबल मीन्स कमजोर, ये तो सुना ही होगा वर्ड। ओपन टू फिजिकल और इमोशनल हार्म, ससेप्टिबिलिटी टू इंजुरी, क्या हो रहा है, आप कमजोर हो, आप इमोशनल हो, आपको किसी ने इमोशनली हार्म किया है। सस्पिटेबल, डिफेंसलेस, आप में मतलब कुछ करने की क्षमता ही नहीं है। एक्सपोज हो, कुछ किसी चीज को एक्सपोज कर रहे हो। एंटोनिम्स हो गया अनवेलनरेबल, अच्छे से क्या हो, स्ट्रांग हो, सिक्योर हो, खुद को समझ रहे हो, कल किसी चीज से क्या हो, प्रोटेक्टेड हो। द रीजन इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू इट्स ज्योग्राफी, क्या है जो रीजन है वो क्या है, कमजोर है, बिकॉज वहां पे नेशनल क्या होते रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर कंटिन्यूसली आते रहते हैं। डिस्यूट, डिस्यूट मीन्स क्या होता है, किसी चीज को रोकना, लेकिन ये सुना होगा वर्ड आपने, क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना परस्यूड, परस्यूड मीन्स किसी चीज को इंकरेज करना। सो डिस्यूट मीन्स क्या होता है, किसी चीज को रोकना, और वही परस्यूड मीन्स किसी चीज को ज्यादा बढ़ावा देना। सो डिस्यूट मीन्स डिस्करेज करना, डिटेर करना, किसी चीज को प्रिवेंट करो। लेकिन वही एंटोनिम्स हो गए, इंकरेज कर रहे हैं, परस्यूड कर रहे हो, उस चीज को और बढ़ोतरी दे रहे हो कि नहीं नहीं चलो करो, ठीक है, इंसाइट कर रहे हो, उस चीज को रोकना नहीं है हमें। दे ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम मेकिंग अ हैस्टी डिसीजन, क्या हो रहा है, वो रोक रहे हैं उसे, उसने जो हैस्टी डिसीजन लिया है उसके वजह से। हैस्टी डिसीजन मीन्स क्या होता है, एक जिसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते, हैस्टी मीन्स होता है डिफिकल्ट। नेक्स्ट, हाँ, ऑनरस, ऑनरस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी अभी जो एसएससी सीजीएल हुआ था उस एग्जाम में देखा गया था। इन्वॉल्व इन द ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफिकल्टी, क्या हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा ट्रबल हो रहा है, किसी चीज से डर लग रहा है, डिफिकल्ट है आपके पास, वो हो गया ऑनरस। बर्डनसम, हेवी है, लेबोरियस है, बहुत ज्यादा कष्टदायक है। एंटोनिम्स हो गया इजी लग रहा है, एफर्टलेस लग रहा है, कुछ चीज के क्या है ना एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है, इजीली हो रहा है, लाइट है। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फंड यूनिवर्सिटीज हैज बिकम टू ऑनरस, क्या है जो गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटीज को फंड देना, वो क्या हो रहा है, उसमें डिफिकल्टीज ज्यादा आ रही है। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस मीन्स किसी चीज को क्या कर रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ प्रेसिडेंस। द कंडीशन ऑफ बीइंग कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन समवन और समथिंग एल्स, किसी चीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो होता है आपका प्रेसिडेंस। प्रायोरिटी दे रहे हो, वो चीज ज्यादा सुपेरियर है, सुपेरियरिटी है, इंपॉर्टेंस है आपके लिए। उसी का एंटोनिम्स हो गया इंफेरिटी है, उस चीज को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इनसिग्निफिकेंस है, कोई यूज ही नहीं है, क्यों नहीं इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है। राइटिंग रिसर्च पेपर ऑफन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर टीचिंग इन टुडेज यूनिवर्सिटी, क्या हो, जो रिसर्च पेपर है वो बनाने पड़ रहे हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटीज के लिए। चलो अभी ये वोकैबुलरी यहाँ पे फिनिश हो गया है, अभी हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स। ये हमने अभी इसके पहले नहीं पढ़ा था फ्रेजल वर्ब वगैरह, सिर्फ हमने क्या देखा था, आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखा था। अभी फ्रेजल वर्ब देखते हैं। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, किसी चीज की ध्यान देना, किसी चीज को क्या करना, टेक केयर करना, वो होता है लुक आफ्टर। केयर करो, टेंड करो, वॉच करो, सुपरवाइज करना, वो हो गया आपका लुक आफ्टर। उसके एंटोनिम्स हो गए, उस चीज को निग्लेक्ट करो, इग्नोर करो, अबेंडन करो। नेक्स्ट है आपका कम अक्रॉस मीन्स, सोचो ना कभी आपके एक्स बॉयफ्रेंड से आपकी मुलाकात हो जाती है, ओके, सो क्या हो जाता है, कम अक्रॉस मीन्स
आ गए सडनली, तो वो क्या होता है, आप किसी चीज को मिल रहे हो जिसको आपने कभी मीटिंग ही नहीं किया, ठीक है। टू फाइंड और मीट समथिंग और समवन बाय चांस, उसका सिनोनिम्स हो गया इनकाउंटर करना, ठीक है, कभी किसी चीज को इनकाउंटर कर रहे हो, स्टबल अपॉन हो रहा है, रन इनटू डिस्कवर कर रहे हो, कभी किया ही नहीं था एकदम से मिल गया, एंटर्म्स हो गया मिल नहीं रहे हो, ओवरलुक हो रहा है और कभी अवॉइड कर रहे हो। इसके मैं एक्चुअली ये नहीं ले रही हूँ, आपको सिर्फ इसका जो फ्रेजल वर्ब होता है इसके सिनोनिम से ज्यादा याद रखो, वही पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है गेट रीड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना। डू अवे विथ मीन्स किसी से दूर दूर भागो। टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ समथिंग अनवांटेड और अनडिजायरेबल, वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल ही नहीं है। इलिमिनेट करो, डिस्कार्ड करो, रिमूव करो, डाल दो। डिस्पोज ऑफ मीन्स उसको डिस्पोज कर दो। देखो एक वर्ड होता है, हाँ ये डिस्पोज ऑफ, एग्जाम में ये वर्ड कैसे पूछता है, आप कोई भी एग्जाम दो, ओके, जब आपको इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं उसमें क्या आता है, एरर्स आता है, एरर डिटेक्शन कभी सुना होगा आपने, तो एरर डिटेक्शन में आपको क्या देता है, डिस्पोज ऑफ, इसमें दो ऑफ लगेगा और आपको बोलता है कि एरर ढूंढो, तो ये कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें इसके बाद में सिर्फ एक ही सिंगल ऑफ लगता है, ओ एफ ऑफ। ये समझ में, चलो नेक्स्ट, गेट ओवर मीन्स किसी चीज को आप रिकवर कर रहे हो, टू रिकवर फ्रॉम समथिंग स्पेशली एन इलनेस और अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी चीज से क्या कर रहे हो, ओवरकम कर रहे हो, गेट ओवर हो रहा है आपको, ओवरकम होना, रिकवर होना, हील करना, मूव ऑन करना, वो होता है आपका गेट ओवर। नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्नग एज अ बग इन द रंग, क्या होगा, स्नग एज अ बग इन द रंग, जब आप सोते हो, व्हेन यू आर स्लीप, दैट टाइम क्या होता है, आप एक्सट्रीमली कंफर्टेबल कंडीशन में होते हो, ओके, सो स्नग एज अ बग इन द रग मीन्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल पोजिशन और अ सिचुएशन। स्टेप अप योर गेम, स्टेप अप योर गेम मीन्स आपको आपकी जो क्वालिटीज है उनको इनहांस करना है, मीन्स इंक्रीज करना है, इनहांस मीन्स इंक्रीज करना है, तो इनहांस परफॉर्मेंस, क्वालिटी, स्किल्स और टैलेंट। लूज योर मार्बल मीन्स क्या हो गया, आपने अपने, लूज योर मार्बल मीन्स आप किसी चीज को मैड हो गए, ठीक है, आप ऐसे मैड की तरह बर्ताव कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, टू बिकम इंसेन, इंसेन मीन्स होता है मैड होना। नेक्स्ट, कम रेन और शाइन, क्या होता है, डन, जो आपका ये वेदर से रिलेटेड होता है कि रेन आई है वो शाइन कर रही है, मीन्स रेगुलर आप वो काम कर रहे हो जो आप कंटिन्यूसली, जब व्हेन यू आर स्टडिंग तो आपका एग्जाम रिजल्ट भी क्या होता है, वैसे ही शाइन करता है, आप कंटिन्यूसली वो वर्क कर रहे हो, वो होता है कम रेन और शाइन। एवरी डॉग इज इट्स डे मीन्स हर कुत्ते का दिन एक दिन तो आता ही है, ठीक है, सो एवरीवन गेट्स अ चांस, कभी ना कभी तो चांस मिलेगा ही। कट द मस्टर्ड, टू रिसर्च और सरप्राइज डिजायर स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस, क्या कर रहे हैं, किसी चीज को रीच कर रहे हैं, किसी चीज पे पहुंच पा रहे हैं, जो हमने एक स्टैंडर्ड दिया था हमारे परफॉर्मेंस में हम प्रॉपर कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड द कट द मस्टर्ड। नेक्स्ट, चला, अ डाइम इन डजन, डाइम क्या है, करेंसी है, क्या है, करेंसी है, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट, और डजन मीन्स एक करेंसी में कितने आ रहे, कितने डजन आ रहे, डाइम में कितने डजन आ रहे, मीन्स जो आपके लिए कॉमन है वो आपको इजीली मिल रहा है, वो होता है डायमंड डजन। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, हैट क्या करो, ड्रॉप क्या हो गया, फेंक दिया, मीन्स हैट को जब व्हेन यू आर ड्रॉप, तो कुछ चीजें, समथिंग इज हैपनिंग इंस्टेंटली, कोई चीज आपके साथ सडनली हो रही है, इंस्टेंटली हो रही है, दैट इज मीन्स एट द ड्रॉप ऑफ हैट। बाइट योर टंग, बाइट योर टंग मीन्स मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अ बीट ऑब्ट्यूज मीन्स रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो स्टूपिड माने क्या होता है, अ बीट ऑब्ट्यूज। ब्लू इन द फेस, टू बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू स्ट्रेन और एंगर, क्या हो रहा है आपको, एग्जॉस्ट हो गए हो,
एंगर से, या आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, उसकी वजह से आप क्या हो रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो। चलो नेक्स्ट है गो डाउन इन फ्लेम्स टू फेल टेरिबली। ऐसा नहीं कि फेल हो रहे हो, लेकिन उस चीज पे ज्यादा ही मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था और ऐसा रिजल्ट आ गया, तो उससे क्या हो गया, आप फेल हो गए हो टेरिबली। नॉट थिंक, लेकिन हो गया। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी होता है, रेयरली जो चीज मिलती है, सडनली रेयरली जो होता है उसको बोलते हैं वंस इन द मून, ब्लू मून। डॉग डेज ऑफ समर, जो समर में क्या होता है, हॉटेस्ट डेज होते हैं, उनको बोलते हैं डॉग डेज ऑफ समर, द हॉटेस्ट डे। बाइट्स एंड पीसेस, कुछ चीजें स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स होती है उसके क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द बाइट्स एंड पीसेस। चलो आज का आर्टिकल क्या है, एन ऑब्सेशन विथ रैंकिंग इज हार्मिंग इंडियाज यूनिवर्सिटीज। ऑब्सेशन मीन्स उनका पागलपन, या उनपे जो प्रेशर है उनका पागलपन ही बोल सकते हैं, उनके वजह से जो रैंकिंग है वो हार्म हो रहा है। ये है आज का आर्टिकल फॉर रीडिंग। ये आर्टिकल बड़ा है, तो पहले इसके 3 जो पैराग्राफ्स है उसको रीडिंग करेंगे, और जो लास्ट के 2 है उसको स्किमिंग करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन। आज सच में स्किमिंग करेंगे, आज पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी, जस्ट उसका ओवरऑल आइडिया ही लेना है, आपको भी लेना है और मुझे भी लेना है, ओके। तो वही करेंगे, देन फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव ऑन करेंगे, उसमें हम कुछ डेटा दिया है उसको समझेंगे। वो होने के बाद एक आर्टिकल मैंने यहाँ पे डाला है, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले उसके बाद में हम पहले स्कीम करेंगे। अगर स्कीम कंप्लीट हुआ और टाइम रहा तो हम थर्ड आर्टिकल करेंगे। तो ओकैबुलरी समझ में आई? आज बहुत सारे वर्ड्स थे, लास्ट में बहुत लास्ट इसके पहले मैंने कम लेती थी, आज बहुत सारे वर्ड हमने नए नए सीखे, ये फ्रेजल वर्ब भी समझे और फ्रेजेस और इडियम्स भी देखे। चलो फिर स्टार्ट करें। पहले आप रीडिंग करोगे टाइमर के साथ, मैं आपको एक, हाँ, आज 60 सेकंड देती थी ना, आज मैं आपको 30 सेकंड दूंगी, ओके। नहीं 40 सेकंड देती हूँ, ज्यादा कम हो जाएगा। उसमें आपको रीडिंग करना है, पहले आप करेंगे बाद में मैं बताऊंगी। चलो स्टार्ट। ओके चलो स्टॉप हो गया। इन दिस डिजिटल एज, जो अभी जो हमारा डिजिटल जमाना है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, वी रिड्यूस एवरीथिंग, हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं नंबर्स में। दिस ट्रेंड हैज एक मिनट, मुझे दिख नहीं रहा। दिस ट्रेंड हैज कंज्यूम द एजुकेशन इकोसिस्टम, इससे क्या हो रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी खा रहा है, मतलब कंज्यूम कर रहा है, जो डिजिटल एज है। एज सीन इन द राइज ऑफ अ ग्लोबल रैंकिंग एजेंसीज, हम देखते हैं, आपने सुना होगा, जो यूनिवर्सिटीज होती है उनको रैंकिंग दी जाती है, तो रैंकिंग एजेंसीज भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। विच असाइन रैंक्स टू यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर, ये क्या करती है रैंकिंग एजेंसीज, जो यूनिवर्सिटीज है उनको क्या देती है, रैंकिंग देती है अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया एज इट्स, और इंडिया का खुद का ओन रैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क टू रैंक यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री, जो हमारे जो कंट्रीज होती है वहां के यूनिवर्सिटीज को क्या देता है, रैंक देता है। द पर्पज ऑफ ए यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी का पर्पज क्या होता है, टू टीच, पढ़ाना, मेंटोर फ्यूचर सिटीजन, जो हमारे फ्यूचर के सिटीजन है उनको मेंटोर करना, एंड टू एक्वायर, और कुछ सीखना, एक्वायर करना, नॉलेज देना, किसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू, क्या करना है उनको, नॉलेज दो,
रिसर्च के थ्रू। रिसर्च टीचिंग आर टू, और जो टीचिंग है वो क्या है, एजुकेशन सिस्टम के दो कॉइन है, दो बातें हैं, नॉलेज क्रिएशन एंड डिसेमिनेशन। नॉलेज क्रिएट करना है आपको और उसको स्प्रेड करना है, डिसेमिनेशन में स्प्रेड करना है। A university needs to excel in both in order to fulfill its obligation to students and society। इससे क्या हो रहा है, जो यूनिवर्सिटी है वो स्टूडेंट्स के और सोसाइटी के ये ऑब्लिगेशन उन पे लगाए जा रहे हैं, उस ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। थ्रू इट्स एक्टिविटीज, जो ये एक्टिविटी कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑल्सो हैज अ सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जो यूनिवर्सिटीज है उससे क्या हो रहा है, सोशल भी और इकोनॉमिक दोनों का ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन कैसे? इट इज इम्पॉसिबल टू कैप्चर अ यूनिवर्सिटीज मल्टी डायमेंशनल नेचर विद अ सिंगल मेट्रिक। मेट्रिक मीन्स होता है कि आपको नंबर दिया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ग्लोबल और नेशनल रैंक। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि आप यूनिवर्सिटीज के मल्टीपल मीन्स, अगर यूनिवर्सिटी अगर मल्टीपल इसमें काम कर रही है, जब आप रैंकिंग दे रहे हो वो आपका सिस्टम गलत है। आप सिर्फ एक चीज पे रैंकिंग देते हो, ओके, लेकिन आप जो बाकी जो मल्टीपल जो उनका वर्क है उन पे आप रैंकिंग नहीं देते हो। एट दिस इज व्हाट रैंकिंग सिस्टम क्लेम टू डू। और इससे क्या मिलता है, इनको रैंकिंग मिलता है ओनली सिंगल। आप जो मल्टी डायमेंशनल नेचर है उसके नहीं, उसके हिसाब से नहीं दे रहे हो, सिंगल नेचर के हिसाब से दे रहे हो। द ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम इज वन डायमेंशनल। और जो जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो किस पे देखी जाती है, ओनली वन डायमेंशनल पे देखी जाती है। इट प्लेसेस ह्यूज एम्फेसिस ऑन रिसर्च एक्टिविटी। किस पे ज्यादा इंफेसिस है उनका, किस बेसिस पे वो दे रहे हैं उनको रैंकिंग, ओनली ऑन रिसर्च एक्टिविटी, ओनली ऑन रिसर्च एक्टिविटी। लेकिन बाकी उनका काम क्या है, ऑथर ने क्या बताया है कि यूनिवर्सिटीज का काम क्या है, क्या करना है, नॉलेज क्रिएशन करना है, फ्यूचर में अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन ऑथर क्या बोल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, रैंकिंग दे रहे हो, लेकिन कौन से बेसिस पे दे रहे हो, ओनली ऑन रिसर्च, बाकी तो आप उसमें इंक्लूड ही नहीं कर रहे। तो ये था ओवरऑल पैराग्राफ का पूरा समरी। समझ में आया? अच्छा, आप लोगों के हिसाब से क्या दिया है पैसेज में? एक मुझे समरी आज से दो ही इसमें बताओ, एक दो, 1 और 2 ओनली। मतलब ठीक है, मुझे इतना बताओ यहाँ तक के पैसेज में क्या दिया है और यहाँ तक, ये मैंने आपके लिए करके दिया, 2 लाइन में फिनिश करना है। हम्म, नहीं, नेक्स्ट कोई बताएगा? दो दो ही बताना, इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें दो। ओके, नहीं, सबसे पहले ऑथर ने बताया है फर्स्ट पैराग्राफ में कि यूनिवर्सिटी का काम क्या है, ओके, और उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में बताया लेकिन यूनिवर्सिटी क्या करती है, ओनली रिसर्च पे फोकस कर रही है। पहले क्या बताया कि यूनिवर्सिटी का काम क्या है, एक्चुअली उनका काम क्या था कि उनको क्या करना है, एजुकेशन देना है, बच्चों को फ्यूचर जनरेशन को बनाना है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, रैंकिंग पे ध्यान दे रहे हैं, वो भी ओनली रिसर्च। यही दो बताना आना चाहिए आपको, 2 या 3 में आपको समरी फिनिश करनी है। चलो रीड। चलो स्टार्ट किया जाए, कंप्लीट। और यूनिवर्सिटी रिसर्च, जो यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है, आउटपुट, उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, इज क्वांटिफाइड यूजिंग क्राइटेरिया सच एज द नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश्ड, द इम्पैक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ द जर्नल्स इन व्हिच दे आर पब्लिश्ड।
क्या हो रहा है, जो यूनिवर्सिटी है वो क्या करती है, रिसर्च के हिसाब से ओनली पेपर वर्क पब्लिश कर रही है। क्या कर रही है, पब्लिक पब्लिक जो सर पेपर वर्क पब्लिश करते जा रही है कंटिन्यूअसली। और वही क्राइटेरिया वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, रैंकिंग के लिए, क्योंकि रैंकिंग किसके बेस पे मिल रही है उनको, रिसर्च के बेस में। तो यहाँ पे यूजिंग क्राइटेरिया द नंबर ऑफ पेपर्स, वो कितने पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं, the amount of research funding acquired and the number of PhD students who were admitted and graduated। उससे क्या है, जो रिसर्च है उसको कितनी फंडिंग आ रही है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो एडमिट हो रहे हैं और ग्रेजुएटेड हो रहे हैं। These number by themselves cannot capture the quality, content and relevance and impact of research। वो क्या करते हैं, सिर्फ पेपर ही पब्लिश करते जा रहे हैं, कितने बच्चों का फंडिंग कितना आ रहा है, कितने बच्चों ने एडमिशन किया है और कितने ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाकी सारी चीजें छोड़ दी है। मीन्स ध्यान कहाँ पे देना है उनको, कंटेंट नहीं देख रहे, क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, जो रिसर्च है उसका इम्पैक्ट नहीं देख रहे एक्चुअली बच्चों पे हो क्या रहा है। सैडली डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ दिस फ्लॉ इन द रैंकिंग प्रोसेस, और ये क्या हो रहा है, जो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो रैंकिंग प्रोसेस है, इंडियन यूनिवर्सिटीज आर ऑल द रैंकिंग रेस, जो यूनिवर्सिटीज है वो रैंकिंग के पीछे भाग रही है। वो क्या कर रही है, कंटिन्यूसली पेपर पब्लिश कर रही है लेकिन कंटेंट क्वालिटी नहीं मैनेज कर पा रही है। A world rank makes the university visible and helps attract international students, world-class faculty and academic partners, philanthropists and donors। philanthropist means कुछ आपको जहां से जैसे कोई फंडिंग देता है या सोशल काम करता है उसको बोलते हैं फिलोंथ्रोपिस्ट। तो क्या कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज है वो क्या कर रही है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जब वो रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, अपनी पब्लिसिटी करते हैं जर्नल्स में, तो उससे क्या होता है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, एडमिशंस होते हैं, फंडिंग होता है, वही दे रहे कि स्टूडेंट उनका काम क्या है, टीचिंग को, कंटेंट को देना ही नहीं, अवॉइड करो, डिसअपियर है वो। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपना पब्लिश करते जा रहे हो कंटिन्यूसली रिसर्च पेपर। यूनिवर्सिटीज एंड द गवर्नमेंट इवन ट्वीक मींस चेंजेस और अल्टर पॉलिसीज टू इंप्रूव रैंक्स। जो यूनिवर्सिटीज है और गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या करना चाहिए, अपने ये कंटिन्यूसली क्या कर रही है, अपना चेंज करते जा रही है, कुछ प्लान हो या कुछ पॉलिसीज हो अपने रैंक को इंप्रूव करने के लिए। अ यूनिवर्सिटी दैट इज नॉट रैंक मे एज वेल एज नॉट एग्जिस्ट। जिस यूनिवर्सिटी को रैंक नहीं मिलता वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। सच इज द पावर वी हैव अकॉर्डेड टू ग्लोबल रैंकिंग। ये क्या है, आपको जब आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मिलती है तो आपको एक तरीके से पावर मिल जाता है और वहीं पे एडमिशन ज्यादा होती है। India has bought into the American education system, which is shaped by a strong belief in free market capitalism and unfettered private competition। अभी जो इंडिया है वो भी किसको फॉलो कर रहा है, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में, जहां पे गवर्नमेंट का फंडिंग होता ही नहीं है। पहले होता था यूनिवर्सिटीज में, तो उसमें जो अगर गवर्नमेंट का 60% शेयर है तो गवर्नमेंट का होल्ड रखा था यूनिवर्सिटीज पे, वहां पे जाके वो कुछ बोल सकते थे कि आप स्टूडेंट्स के लिए ये करो, ये अच्छा होगा, कंटेंट प्रॉपर दो, क्वालिटी दो। लेकिन अभी क्या कर रही है जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी किधर, कौन सी साइड में मूव कर रही है, अमेरिकन सिस्टम पे, जहाँ पे वो क्या कर रही है कि फंडिंग दे ही नहीं रही है। और जो इंडिपेंडेंटली फिर उसकी वजह से क्या होता है, जो यूनिवर्सिटीज है वो अपनी मनमानी काम करती है। उनको क्या करना है, उनको सिर्फ पेपर तो पब्लिश करना है, रैंकिंग इंप्रूव करना है बस। To help improve the global ranking of India's top universities and premier institutes, the government set up the Higher Education Financing Agency (HEPA) few years ago। कुछ टाइम पहले कि उनका ग्लोबल रैंकिंग इंप्रूव हो, यूनिवर्सिटीज का, उनको एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट का टैग मिले, उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, एक हेपा सेटअप किया, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। क्या था इस सॉरी पैसेज का समरी। अच्छा मुझे बता दो ऑथर की टोन कैसी है, ऑथर की टोन कैसी है। हम देखते हैं एवरी क्लास में, हम देखते हैं ना पैसेज के बाद में, ऑप्टिमिस्टिक है, क्रिटिकल है, कैसी है, क्या समझ में आया इस पैराग्राफ में। हाँ हाँ, नहीं पहले क्या बताया है उन्होंने कि क्या कर रही है, उनका क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पेपर पब्लिश करना, यस। और नेक्स्ट बीच में क्या दिया है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, उनको स्टूडेंट्स जब उनका रैंकिंग इंप्रूव होता है तो क्या होता है,
जो वर्ल्ड के क्लास स्टूडेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। और लास्ट में दिया है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना फंडिंग यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है, ज्यादा उनको फंड वो प्रोवाइड नहीं करती है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटीज का क्या हो, रैंक इंप्रूव हो, इसलिए उन्होंने एक सेटअप किया है एजेंसी का, उसको बोलते हैं हम हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। लास्ट थर्ड पैराग्राफ। फास्ट होता है ना, समझता है ना। चलो, ये क्या है हमारा हेफा, हमें लास्ट में हेफा मोबिलाइजेस मार्केट रिसोर्सेज टू फंड द कंट्रीज ग्लोबल रैंक एस्पायरिंग इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रिपेबल लोन्स एट कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स। और जो हेपा हो रहा है वो क्या कर रहा है, लोन ले रहा है बाहर से, मतलब अभी गवर्नमेंट फंड नहीं कर रहा है यूनिवर्सिटीज को, तो ये है ठीक है, ये एजेंसी है, ये क्या करके दे रही है यूनिवर्सिटीज को, लोन बाहर से प्रोवाइड करके दे रही है प्रॉपर एक इंटरेस्ट रेट पे। In tandem, the government also granted full autonomy to several public higher education institution। और इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने फुल ऑटोनॉमी दे दी है जो ये है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, कि आपको जैसे काम करना है आपके हिसाब से करो, हमें आपको में कुछ इंटरवेंशन नहीं करना है, बिकॉज हम क्या करते हैं, आपको फंडिंग ही नहीं दे रहे, तो क्यों हम वहां पे जाके आपको ज्यादा इंटरवेन करें। दिस इनकम्पासेस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एज वेल। उससे क्या हो रहा है, उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी आ रही है। वेन अगर एक यूनिवर्सिटी है, सोचो गवर्नमेंट उसको फंडिंग नहीं दे रहा है, वो एक ऑटोनॉमस खुद की बॉडी होके काम कर रही है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो वो खुद की मनमानी करेगी। वहां पे उसको फाइनेंशियल भी, जो फाइनेंशियल कुछ आता है बच्चों का जो फंड आएगा, उसको वो अपने हिसाब से यूज करेगी, गवर्नमेंट को कुछ देना ही नहीं है। तो वही बोल रहे ऑथर कि इससे क्या हो रहा है, उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी मिल रही है। मीन्स दैट द गवर्नमेंट विल सीज मीन्स स्टॉप टू सपोर्ट देम। और क्या हो रहा है फिर, हाँ गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है। In other words, public higher education institution will need to generate their own funds by enhancing student fees। क्या हो रहा है, अगर गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है तो यूनिवर्सिटीज क्या करती है, बच्चों से फीस लेती है। इनहांसिंग मीन्स इंक्रीज करती है किसमें, स्टूडेंट की फीस में। दिस इज touted as a win-win strategy for both the university and the government। इससे क्या हो रहा है कि दोनों के लिए भी क्या है, ये विनर अच्छी स्ट्रेटेजी है। मीन्स इनको भी फंडिंग ज्यादा आ रहा है, उन्हें कुछ यह फंडिंग देना ही नहीं है गवर्नमेंट को, तो उनका जो उनके पास जो मनी है वो कहीं पे ना कहीं पे इन्वेस्ट होगा, तो उनको भी प्रॉफिट होगा। और इनको भी फीस बढ़ाने से क्या होता है, यूनिवर्सिटीज को भी प्रॉफिट हो रहा है। The university has a shot at improving its rank and the government no longer has the honors। क्या हो रहा है, जो यूनिवर्सिटी है वो अपना रैंक इंप्रूव करने के पीछे ही लगी है, और गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है फंडिंग में। बट इन द रेस फॉर ग्लोबल रैंक sacrifice the essential function of education educating students। लेकिन जो क्या हो रहा है, जो रेस है कि हमें रैंकिंग हमारा इंप्रूव करना है यूनिवर्सिटीज का, उसमें क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, मीन्स कम होते जा रहा है, कंप्लीटली डिसअपियर हो रहा है जो इसेंशियल फंक्शन, जो प्रॉपर स्टूडेंट को उन्होंने एजुकेशन देना था, वो क्या हो रहा है, इसेंशियल फंक्शन जो होता है यूनिवर्सिटीज का कि क्या करना है, स्टूडेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन देना है, वो क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। वो क्या देख रहे हैं, सिर्फ हमें क्या चाहिए, रैंकिंग रैंकिंग रैंकिंग, विच इज नॉट फैक्टर्ड इनटू द रैंकिंग प्रोसेस। और ये चीजें हम रैंकिंग, जो हमारा रैंकिंग प्रोसेस है उसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। दिस इज नॉट अ मीनिंगफुल विन फॉर आइदर इम्पोर्टेंटली, इट इज ऑल्सो नॉट अ विन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। आपके लिए विन है, यूनिवर्सिटीज के लिए विनर हो गया, गवर्नमेंट के लिए, लेकिन जो हमारे जो सेक्शन है, हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के फैमिलीज हैं जो इकोनॉमिकली वीकर है, जिनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, उनके लिए ये कहाँ से, वो कैसे एडमिशन करेंगे यूनिवर्सिटी से। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एडमिशन नहीं मिलती है, या उनका एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी किस पे फोकस कर रही है, ओनली ऑन रैंकिंग। और रैंकिंग की वजह से उन्होंने क्या किया, फीस भी बढ़ा दिया। The metrics driving global rank aspiring higher educational system has an average adverse impact on the teaching community।
और जो मैट्रिक्स है, जो नंबर्स है इनको, कि इनको क्या करना है, कंटिन्यूअसली ग्लोबल रैंकिंग, इनको रैंक अच्छा चाहिए, उससे क्या हो रहा है, एकदम इम्पैक्ट पड़ रहा है किस पे, टीचिंग कम्युनिटी पे। जो टीचर्स है उन कम्युनिटी पे भी क्या पड़ रहा है, मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है। मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स का भी लॉस हो रहा है और टीचर्स का भी लॉस हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या था इस पैराग्राफ का आइडिया? हाँ, वो समझ में आया। और बाकी रिसर्च पेपर्स, यस यस, लोअर इकोनॉमी भी वीक है। यहाँ पे क्या है, इस पैराग्राफ का सिर्फ एक ही, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे वन वन वर्ड में बताओ तो क्या बताओ, वन वर्ड क्या होगा इसके लिए, अगर कोई मतलब बताओ। ठीक, नहीं क्या, नहीं ये कैसे, मैं वही चीज, लॉस ऑफ स्टूडेंट कैसे होगा? रिसर्च से क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट्स और टीचिंग कम्युनिटी दोनों भी को क्या, दोनों को क्या हो रहा है, दोनों भी, मतलब दोनों को भी प्रॉपर इंप्रूवमेंट नहीं है, दोनों का भी लॉस हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। किस पे इम्पैक्ट हो रहा है, अगर वन वर्ड में बताऊं तो इम्पैक्ट ऑन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। किसके वजह से, रैंकिंग सिस्टम की वजह से। अभी जो पैराग्राफ है, हमने 3 पैराग्राफ रीडिंग किए, स्कीमिंग करो, फास्ट में करो, आप पहले आइडिया आप बताओगे, बाद में मैं समझाऊंगी। आज हम उल्टा करेंगे, एवरीवन फास्ट स्कीमिंग। अगर स्कीमिंग नहीं करना आता तो मैं बाद में बता दूंगी कैसे करनी है। कौन बताएगा पहले, बताओ, 5 पॉइंट बताओ। जब ज्यादा दे दिए स्कीमिंग में, तब तक बाकी लोग एनालाइज करो। नहीं नहीं, ज्यादा नो एक्सप्लेनेशन, ओनली कीवर्ड्स, वन वर्ड में कन्वर्ट करना सीखो, यही तो आना चाहिए अभी हमें। रॉन्ग हुआ तो डोंट वरी, मैं हूं ना, अब सिर्फ बताओ। चलो बहुत टाइम हो गया, जल्दी जल्दी फास्ट। यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको तो फास्टली आना चाहिए, बिकॉज आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बड़े बड़े सेंटेंस को वर्ड में कन्वर्ट करना है। चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। आप, अच्छा आपका आइडिया देखो, आपने क्या आइडिया, एटलीस्ट आइडिया तो बताओ मुझे कि क्या है पैराग्राफ का। ऐसे बताया है, ठीक है। द इंडियो एम्फेसिस, मैं भी फास्ट में पढ़ूंगी क्योंकि स्कीमिंग करना है, ठीक है। द इंडियो एम्फेसिस, जो एम्फेसिस हो रहा है रिसर्च का, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, एक्सप्लेशन हो रहा है किसकी, इसमें टीचिंग का, स्पेशली टीचिंग का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज हैज क्रिएटेड द सॉरी सिचुएशन इन विच यूनिवर्सिटी जॉब एस्पिरेंट्स। और वो क्या होता है, जो नंबर इसमें क्या है, जो टीचर्स है उनको मशीन बनाया गया है कि आप क्या करो, सिर्फ पेपर प्रोड्यूस करो, पेपर प्रोड्यूस करो, बस वही पब्लिश करना है आपका। आप टीचिंग करो या ना करो, आप पे एक प्रेशर दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, ओनली पेपर ज्यादा से ज्यादा पब्लिश करना पड़ रहा है। ओके, और ये इससे क्या हो रहा है, हाँ, जो टीचर है, मेंटोर है, ये प्रॉपरली अपना वो काम नहीं करते जो टीचिंग का है, ये क्या करते हैं, सिर्फ पेपर पब्लिश करने पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हो गया, जो फैकल्टी मेंबर है यूनिवर्सिटी, द कैंडिडेट सब्सिक्वेंट करियर एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन एडिशनल मेट्रिक्स सच एज द अमाउंट ऑफ रिसर्च ग्रांट फंड्स सिक्योर्ड एंड द नंबर ऑफ पीएचडी डिग्रीज। और जो
स्टूडेंट्स है यहाँ पे, वो भी क्या कर रहे हैं, क्या किस पे ध्यान दे रहे हैं कि उनको डिग्रीज तो वो लेते हैं, लेकिन वो भी बाद में क्या करते हैं कि उनको कितना फंड मिल रहा है। बिकॉज अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉपर उतना सैलरी मिलेगा, लेकिन आप रिसर्च पेपर जब पब्लिश करके दोगे तो आपको ज्यादा फंड मिलेगा। This obsession with metrics ignores the faculty member actual teaching and mentoring capacity। उससे क्या हो रहा है, उनपे उनका जो पागलपन है कि उन्हें क्या करना है, कंटिन्यूसली पेपर पब्लिश करना है, रिसर्च, उससे क्या हो रहा है, जो उनका टीचिंग है, मेंटोरिंग है, वो क्या हो रहा है, एक्चुअली इग्नोर होते जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, जो एजुकेशन इकोसिस्टम है ये लॉस में जा रहा है। अनलाइक इन द केस ऑफ रिसर्च, टीचिंग इज नॉट एमेनेबल टू क्वालिफिकेशन यूजिंग मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है, आपको टीचिंग के लिए आपके क्वालिफिकेशन जो आपका उस पर बेस्ड नहीं, आपको ऐसे भी करा देंगे, आप जा सकते हो यूनिवर्सिटीज में कि नहीं मुझे क्या करना है, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी, आप कितना रिसर्च पब्लिश करते हो वो देखी जाएगी। It is the unmeasurable of something that metrics cannot deal with. So the role of teaching has declined in the education system। और इससे क्या हो रहा है, जो टीचर का रोल है एजुकेशन सिस्टम में वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते जा रहा है। तो आइडिया क्या था, आइडिया क्या था, लास्ट में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर का रोल क्या होता है, डिक्लाइन होते जा रहा है। क्यों, बिकॉज वो रिसर्च पेपर का मशीन बना हुआ है, उसको क्या करना है, बस वही पब्लिश करना है। बस दो ही इसमें आइडिया था, बाकी रीडिंग में, ये स्कीमिंग में। तो मेरा आइडिया और आपका आइडिया मैच किया। हाँ? आप हाँ, तो वही तो रीडिंग, तो इसलिए हमने बोला ना, रीडिंग तो आपको वही समझ में नहीं आना कि एक्चुअली उन्होंने बताया क्या है। दैट्स वाई तो हम एडिटोरियल कर रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, रीडिंग आपकी इंप्रूव होना चाहिए। इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आपको स्कीमिंग अगर कंफर्टेबल नहीं होती है, आपको नहीं समझता है, तो मैं ही आपको पैसेज समझाती हूँ। लास्ट लेक्चर तो मैंने कंटिन्यू समझाया, जो बड़ा था उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन आज मैंने फास्टली स्कीमिंग किया। शायद ये लास्ट पैराग्राफ है, पढ़ो। ठीक है, रीडिंग कर दूंगी, नो इशू, पढ़ लो आप। स्टार्ट करो। इन फैक्ट द प्रोस्पेक्टिव ऑफ अ टिपिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं प्रोफेसर, उनका जो प्रोस्पेक्टिव होता है वो क्या करते हैं, राइटिंग अ पेपर और वर्किंग ऑन अ ग्रांट एप्लीकेशन टेक्स प्रेसिडेंस और टीचिंग टूडे। उनको वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रिसर्च पेपर पे ही ध्यान दे रहे हैं, टीचिंग हो ना हो उनको क्या करना है, सिर्फ अपना जो जितना वर्क है उसको पब्लिश करना है। इससे क्या हो रहा है, जो टीचिंग है वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है फॉर ऑल इंपॉर्टेंट रिसर्च। इससे क्या हो रहा है, जो टीचिंग जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करते हो जा रहा है। अगर उनको कुछ रिसर्च कर रहा है, करना पड़ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, टीचिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना वर्क ही पब्लिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैव बिकम कॉन्ट्रैक्टर्स, ये क्या हो रहे हैं, आउट रिसर्च पेपर्स टू इम्प्रूव द यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसके लिए क्या बने हैं, ये जो टीचर्स है ये मशीन बन चुके हैं कि यूनिवर्सिटी का क्या हो, रैंक इंप्रूव हो। The higher education ecosystem is pervaded by culture of publish or perish without a meaningful and transparent mechanism for accountability in a place। ना वहां पे ट्रांसपेरेंसी है, ना वहां पे प्रॉपर मीनिंगफुल है, बिकॉज ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये भी खराब होते जा रहा है। बिकॉज टीचिंग ही प्रॉपर नहीं होगा तो कहाँ से स्टूडेंट्स को समझेगा। वो जो ग्रेजुएशन जो वहां पे जो पीएचडी कर रहे हैं, अगर टीचर उनको बोलेगा कि देखो बच्चा मैं टीचर हूँ, मुझे रिसर्च पब्लिश करना है, आपको भी सामने जाके वही करना है, तो आपको जो प्रॉपर रिसर्च होगा वो आपका होगा नहीं पीएचडी में। इन दिस काइंड ऑफ रिसर्च एट द एक्सपेंस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स रियली मीनिंगफुल। क्या ये सच में मीनिंगफुल है, जो स्टूडेंट्स वहां पे पैसा दे रहे हैं, वहां पे प्रॉपर एडमिशन कर रहे हैं फॉर पीएचडी के लिए। Are instance of plagiarism, data manipulation, and other research misconduct emanating from our premier institutes and universities, the undesirable and unintended consequences to our pre-occupational metrics। ये क्या हो रहा है, जो कंटिन्यूसली जो डेटा मैनिपुलेशन है, इससे क्या होता है, जैसे आपको अगर यूनिवर्सिटी का रैंक इंप्रूव करना है तो आप क्या करोगे, डेटा भी रॉन्ग लिखोगे, क्योंकि आपको आपका अल्टीमेटम क्या है, रैंक इंप्रूव करना। मैनिपुलेशन हो रहा है। In these cases,
आर नॉट द टीचर्स फेलिंग इन देयर रोल एज मेंटर्स एंड रोल मॉडल्स। इससे क्या हो रहा है, जो टीचर्स है उनका भी रोल एज अ मॉडल्स और मेंटर्स ये भी कहीं ना कहीं फेल होते जा रहा है। स्टूडेंट्स हु इमर्ज फ्रॉम दिस सिस्टम आइदर क्विट इन डिसोलिसमेंट और एंड अप प्रोपेगेटिंग दिस सिचुएशन प्रोपेलिंग अस इनटू अ डाउनवर्ड स्पाइरल। जो स्टूडेंट्स वहां से निकलते हैं कि हमें अभी क्या करना है, अच्छा रिसर्च करना है या अच्छा पढ़ाना है, टीचिंग करना है, वो भी इस सिस्टम की वजह से क्या है, उनका मोरल डाउन हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं, एक तो क्विट कर रहे हैं या वो फिर कोई दूसरा प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, वही है, डाउनवर्ड जा रहे हैं। क्वेश्चंस क्वेश्चंस हो गया, फिनिश हो गया। अच्छा एक बार, हाँ चलो ये मुझे बताओ कि जो ऑथर की टोन क्या थी, आज क्या किया है ऑथर ने कंटिन्यूअसली, क्या ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव होता है, एडवाइस नहीं दिया है, आज तो कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज किया है। मीन्स क्या कर रहे, यूनिवर्सिटीज की बुराई बताइए, आज ज्यादा से ज्यादा बुराई बताइए, बहुत कम दिखा है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए बताया, लेकिन ऑलमोस्ट क्या बताइए, बुराई बताइए, ये करना है, यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती, यूनिवर्सिटी क्या करती है, उसकी वजह से टीचिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो आज के जो हमारे ऑथर थे उनका जो टोन था वो क्या था, क्रिटिकल था, क्रिटिसिज्म किया उन्होंने। बी है आंसर। What is the irony in the relationship between teaching and research in universities according to the passage? चलो आंसर पढ़ूंगी तो सभी को। सबका आंसर आया, क्या है आंसर? प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, टीचिंग ये मोर वैल्यूड है, नहीं है। प्रोफेसर टीचिंग को प्रेफर कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। प्रोफेसर व्यू टीचिंग एज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम रिसर्च, क्या हो रहा है, वो रिसर्च कर रहे हैं और जो टीचिंग है वो डिस्ट्रैक्ट होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, वो है उसका आंसर। समझ में आया कि उसका आंसर है, अभी समझ बी नहीं है। हाँ हाँ, तो वही तो रैंकिंग टीचिंग पे। हाँ मुझे बी सुनाई दिया, मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, प्रोफेसर ने कहा टीचिंग को प्रेफर किया। ओके, वो तो हमेशा क्या कर रहे हैं, रिसर्च ही कर रहे हैं, और ये तो रैंकिंग पे बेस्ड है ही नहीं है, रिसर्च पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the current focus on metrics affect the career progression of a university faculty members? हाँ करेक्ट है, it prioritizes research output over teaching and mentoring abilities. समझ में आया ये वाला आर्टिकल, पढ़ो इसको, ये डेटाबेस है, इसको सिर्फ स्कीमिंग करना है, लेकिन ठीक है। डिमांड फ्लक्स ऑन ग्रोथ डायनेमिक्स, यहाँ पे इंडिया का जीडीपी का रेशियो दिया है, कैसे इंप्रूव करना है, कैसे क्या करना है। चलो मत करो स्कीमिंग, रीडिंग ही करो, ठीक है। मैं आपको स्कीमिंग करना बाद में सिखाऊंगी, एक्चुअली एक स्पेशल स्कीमिंग कैसे करना है वो बताऊंगी। चलो देखो, इंडिया has resounding 8.2% GDP growth in 2023-24 came with two worrying portents। जो अभी हमने जो जीडीपी का जो हमारा ग्रोथ है वो रिसाउंडिंग किया, मैं डबल से बताया था कि 2023-24 का कितना होगा 8.2%, लेकिन वो नहीं हुआ बिकॉज दो
वरिंग पोटेंट्स है, मीन्स दो चीजों की वजह से। फर्स्ट, द फार्म सेक्टर लॉस्ट मोमेंटम ड्यू टू एन अनहेल्पफुल मानसून, जो अनसीजनल रेन होती है उसके वजह से फार्म सेक्टर को अफेक्ट हुआ। एंड प्राइवेट कंजप्शन स्पेंड्स रोज एट लेस देन हाफ द इकोनॉमिक स्पेस, और जो प्राइवेट कंजप्शन है, मीन्स जो हम कंजप्शन कर रहे हैं वो भी क्या हो रहा है, कम करते जा रहे हैं, हम ज्यादा चीजें खरीद नहीं रहे हैं, दैट्स वाई। In fact, the 4% growth in private final consumption expenditure, ये होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFC, was the weakest since 2002 to 3। क्या हो रहा है, सिर्फ 4% प्राइवेट कंजम्पशन हो रहा है, कब से, 2002 to 3, ओनली 4% हुआ था। इफ वन एक्सक्लूड्स, अगर आप इसको भी मत गिनो, 2020 to 21 जहाँ पे हमारा पैंडेमिक आई था, when COVID-19 first hit the world, of course some of these stemmed from the farm sector's rain all that weighed down rural demand। क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे ऑथर ने बोला है कि जो इंडिया का हमने ये किया था, जीडीपी टारगेट लिया था 8.2, वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट दो रीजन है। सबसे पहला फार्म सेक्टर का अफेक्शन है, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज प्रॉपर रेन नहीं आ रहा है, अनसीजनल रेनफॉल हो रहा है मानसून की वजह से। और नेक्स्ट था उनका कि जो प्राइवेट कंजप्शन है, मीन्स हम लोग जो कंजप्शन करते हैं, कुछ चीजें बाय करते हैं, वो क्या हो रहा है, कम हो गया। लेकिन उसमें भी एक चीज अगर आप छोड़ दो, 21 के ईयर को भी आप छोड़ दो जहाँ पे पैंडेमिक आई था, वो चीज तो हम कंसिडर करते हैं कि वहां पे आप कंजप्शन ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन तभी भी क्या हुआ, कंजप्शन कम होते जा रहा है, और जो उसको उसके वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर जीडीपी ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। और नेक्स्ट उन्होंने बोला है, और जो फार्म सेक्टर है वो कंटिन्यूसली अफेक्ट हो रहा है, और ये किस पे, ये किस पे पड़ रहा है इम्पैक्ट, जो हमारे रूरल, मतलब जो विलेज टाइप पे, विलेज टाइप है जहाँ पे विलेज के लोग रहते हैं, उन पे पड़ रहा है। अगर वहां पे फार्म सेक्टर में प्रॉपर एग्रीकल्चर में कुछ लगाया है, ठीक है, बारिश प्रॉपर नहीं आ रहा है, अनसीजनल रेनफॉल हो रहा है, तो वहां पे जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, और उसका इनडायरेक्टली कहाँ पे उनका इम्पैक्ट होगा, रूरल इकोनॉमी पे। While economics flag K-shaped consumption pattern of higher end goods and services seeing greater offtake than the rest, इसके वजह से क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक्स है वो के शेप कंजप्शन बताते हैं। अगर आपको पता होगा व्हेन यू आर स्टडिंग इन द इकोनॉमी, के शेप कंजप्शन क्या होता है, अगर नहीं पता होगा तो अपने इकोनॉमिक्स सर से बोलना कि हम उसका ग्राफ बताए। और नॉर्मल मानसून दिस ईयर, लेकिन इस साल क्या हुआ है, हमें लग रहा है कि शायद अभी क्या है, नॉर्मल मानसून हुआ है, अच्छी बारिश हुई है। इट वॉज होप, इससे हमें एक होप मिली है कि जो हेल्प द फार्मर सेक्टर एंड रूरल डिमांड रिबाउंड एंड श्योर अप ओवरऑल कंजप्शन to levels that spur growth as well as has an uptick in the industrial capacity utilization rates to threshold that compel। मीन्स क्या हो रहा है, इस साल में अच्छा बारिश आया है, तो हमें लग रहा है कि ये क्या होगा, फार्म सेक्टर को ज्यादा हेल्पफुल होगा। इससे जो हमारी रूरल इकोनॉमी है वो रिबाउंड होगी, मीन्स रिबोस्ट करेगी, ज्यादा ग्रो होगी, और जो कंजप्शन भी है, ओवरऑल कंजप्शन वो भी कंटिन्यूसली बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो जीडीपी रेट है वो शायद अच्छा हो सकता है। दिस मच अवेटेड आउटकम इज वाइटल फॉर द विशरियस साइकिल फॉर ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट्स लीडिंग टू मोर जॉब्स एंड हायर कंजप्शन टू किक इन। देखो, एक बात बताती हूँ, जब आपकी इकोनॉमी में प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं है, ओके, अगर आपके बारिश नहीं आ रहा है, अगर कंजप्शन नहीं हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट देखो। सबसे पहले देखते फार्म सेक्टर का। सोचो कि अनसीजनल रेन हो रहा है, तो जो एग्रीकल्चर है, जो हमारे विलेज के जो होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, विलेज में प्रॉपर ग्रोइंग नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, जो वहां पे सीजनल रेनफॉल, अनसीजनल रेनफॉल हो रहा है, उससे अगर उन्होंने कुछ मतलब ग्रो भी किया होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मीन्स वो मटेरियल वहां से डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ हेवी रेन। तो वहां पे जिन जो लेडीज रहती है गांव में, जो जॉब करती है वहां पे, जो जाती है फार्म में वगैरह, तो उनको वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। उससे क्या होगा, वहां से स्टार्ट हुआ, वो नहीं जाएगी, तो जब उसको किसी चीज की नीड होगी, कंजप्शन होगा, वो क्या था होगा, एक लिमिटेड करेगी। क्योंकि अगर कोई भी चीज आपको बाय करनी है, तो आपके पास सबसे पहले क्या चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट चाहिए, मीन्स मनी चाहिए, लेकिन वो आपके पास आ ही नहीं रहा है, तो दैट्स वाई कंजप्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो गया। आपको जॉब भी नहीं मिलती, कंजप्शन कम हो गया, फार्म सेक्टर। लेकिन
अगर आप सोचो, जब आप कंजप्शन नहीं कर रहे हो तो जो मैन्युफैक्चर्ड यूनिट है, जो मैन्युफैक्चर कंपनीज है, वो प्रोडक्ट बनाएगा क्या? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, स्टॉक तो उतना ही वो ज्यादा जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जाएगा, और इससे क्या पड़ेगा, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, और प्रॉपर जीडीपी ग्रोथ हमारा जो हमने डिसाइड किया था कि हमको इतना तक लेके जाना है वो हमारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इससे हमारा जो, और इससे एक चीज होती है, जो आप इन्वेस्टमेंट रेट होता है, अगर आपके पास ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट है, एक अच्छा पैसा आ रहा है, आप क्या करते हो, उस चीज को कहीं पे इन्वेस्ट करते हो। अगर आपने नहीं किया तो आप एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट जो होता है वो बैंक में जाके क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो, और जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक भी आपके पैसे का कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करती है, तभी तो उसको प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी क्या होगा, कम होगा। रीड इट। ये आर्टिकल आपको जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करोगे, यहाँ के नंबर्स, यहाँ के जो कुछ लाइंस है बड़ी इंपॉर्टेंट, और आप पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अब एग्जाम आने वाली है ना आपकी। इसके बाद में कोई क्लास है क्या? ठीक है। नहीं, चलो ठीक है। द ग्रोथ नंबर्स ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर suggested that the story was playing out with the PFCE rising at a 7 quarter हाई ऑफ 7.4%। जो क्वार्टर होता है फर्स्ट क्वार्टर में लगा कि ये वीक है, लेकिन जब हमने 7 क्वार्टर में देखा तो ये थोड़ा हाई दिखा, आउटपेसिंग द 6.8% जीडीपी। जो हमने बाद उसके बाद में देखा कि हमारा जो जीडीपी वो कितना बड़ा, 6.8%। अब रूरल डिमांड सिग्नल सच एज टू व्हीलर सेल्स आल्सो पर्कड अप। इससे क्या हुआ, जो रूरल डिमांड है, मींस जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ है विलेज में, वहां पे प्रॉपर मानसून नहीं आया, प्रोडक्शन ग्रो नहीं हुआ, तो वहां पे जो टू व्हीलर्स थी उसकी भी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। इंडिया रेटिंग्स रिकॉन्स दैट रियल रूलिंग वेज ग्रोथ टर्न पॉजिटिव इन जुलाई एंड इज एक्सपेक्टेड टू स्टे पॉजिटिव। लेकिन कुछ टाइम बाद अभी ऐसे लगा कि जब नॉर्मल मानसून आया तो जुलाई में हमें कुछ अच्छा देखने के लिए मिला, पॉजिटिविटी आई, और शायद ये कंटिन्यू रह सकता है। एडेड बाय कूलिंग इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि थोड़ा इन्फ्लेशन का रेट कम दिखा, लेकिन जुलाई में दिखा था, लेकिन अगस्त में और बढ़ा था। ऑलरेडी आई एम कवर्ड, लास्ट लेक्चर मैंने इन्फ्लेशन का भी टॉपिक कवर किया है। मैंने बताया था कि वहां पे वेजिटेबल्स का कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, महंगा होते जा रहा है। These bodies well for consumption. However, taste in this tale may be imminent with the urban demand beginning to show some fatigue. लेकिन रूरल में तो अगर अभी अच्छा हुआ नॉर्मल मानसून, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है हमारा, वहां पे जो अर्बन एरिया है वहां पे कंजम्पशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। Last Tuesday, S&P Global Ratings, which expects India to grow 6.8% this year, lower than the 7.2% rise paid by the Reserve Bank of India. लास्ट ट्यूसडे को एक S&P ग्लोबल, हमेशा बहुत सारी जो रैंकिंग ये है, ठीक है, कंपनीज होती है, जैसे आईएमएफ है, उसने भी एक रैंक दिया था अपना कि इंडिया का जीडीपी इतना होगा, वैसे ही कंटिन्यूसली S&P ग्लोबल अपना रैंकिंग देते रहता है। तो उसने बोला कि इंडिया ग्रो हो सकता है 6.8% ये इस साल में, लेकिन वो क्या था, कम था किससे, जो हमारी रिजर्व बैंक इंडिया ने प्रेडिक्ट किया था वो कितना था, 7.2% था। सेड हाई इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्परिंग अर्बन डिमांड, क्योंकि जो बैंक्स के रेट्स भी हायर है तो उनको लोन भी नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई जो अर्बन के एरियाज है वहां का कंजप्शन कम होते जा रहा है। द आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे फॉर जुलाई शोज अ टर्न इन द टाइड विद करंट एंड फ्यूचर कॉन्फिडेंस लेवल्स ऑफ अर्बन बाइज ड्रॉपिंग। आरबीआई कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है, एनी आइडिया आपको? एवरी ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। अगर आपको अभी नहीं पढ़ाई होगी तो अभी मैं रिसेंटली जो एफएसआर आई थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर जाऊंगी। ये 2 बार होती है, और वो आपको पता रहनी चाहिए कि आपकी इकोनॉमी का कैसे इकोनॉमी का हाल बताती है, प्रॉपर वहां पे नंबर्स दिए होते हैं कैसे चल रहा है। आरबीआई कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट।
ओके लेकिन आरबीआई ऐसा सर्वे भी कंडक्ट करता है, तो उसने एक सर्वे निकाला, उसमें उसने ये देखा कि जो अर्बन एरियाज है, मतलब जो शहरी के लोग हैं, वहां पे क्या हो रहा है, जो कंज्यूमिंग डिमांड है वो कम होते जा रही है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज टेकन नोट टू, और ये क्या किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी नोट किया, पॉइंटिंग टू अ डिप इन पैसेंजर्स व्हीकल सेल्स थ्रू अप्रैल टू अगस्त एज अ बैरोमीटर ऑफ स्लटरिंग अर्बन डिमांड। इससे क्या हो रहा है, जो व्हीकल्स है वो भी कम होते जा रही है, क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं है, उनके पास उतना पेमेंट नहीं है, तो वो कंजप्शन भी कम कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके फूड नहीं तो सारी चीजों पे पड़ रहा है, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, पैसेंजर्स व्हीकल्स हो। अगर आपके पास मनी होगा तो ट्रैवल करोगे, मनी ही नहीं है तो ट्रैवल कहाँ से करोगे। लास्ट पैराग्राफ, the train warrants monitoring, it said, while expressing hope that festive favor, अब जो फेस्टिव सीजन आ रहा है शायद उसमें हो सकता है कि आपका कंजप्शन क्या हो, बढ़े। वॉलेट स्क्रीम बाय persistently high food inflation that also clouds rate cut hopes, और क्या हो सकता है, शायद हो सकता है कि जो महंगाई है वो भी क्या हो जाए, थोड़ी कम हो जाए। The ability of urban Indians to create room for discretionary spends in the festive season and beyond will be critical for growth as well as the virtuous private investment cycle. इससे क्या होगा, एक मिनट, जो आपका फेस्टिव सीजन आ रहा है, जब आपका कंजप्शन बढ़ेगा किसी चीज पे, आप अगर कंजप्शन बढ़ाते हो, बाय करते हो, तो उस चीज की डिमांड बढ़ती है। क्या बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। वेन कंजप्शन बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगी, बिकॉज स्टॉक लगेगा, फिर मैन्युफैक्चर भी और अच्छा स्टॉक देगा आपको, और ज्यादा स्टॉक प्रोड्यूस करेगा, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जब ज्यादा स्टॉक प्रोड्यूस होगा और कंज्यूमर की डिमांड भी होगी, उस टाइम पे क्या होगा, अगर आप सोचो 10 रुपीज का कुछ ले रहे हो, और अभी मैन्युफैक्चर के पास वो 10 रुपीज का है, बिकॉज वो लिमिटेड है, उसके गिने चुने अभी कस्टमर्स है। लेकिन जब आप सभी उनके पास जाओगे लेने के लिए, तो वो क्या करेगा, डिस्काउंट भी देगा आपको, तो वो आपको कम प्राइस में भी मिलेगा, तो सबको बेनिफिट होगा। तो वो बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है कि फेस्टिव सीजन में क्या हो, कंजप्शन बढ़ जाए, और इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। हाँ, with global oil prices turning banging, the center must consider passing through the reduced cost to consumers. अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो हमारे ग्लोबल प्राइसेस है फ्यूल के, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, ये कम हो गए हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, कम हो गए, तो जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने भी क्या करना चाहिए, जो यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल के जो रेट्स है उसको क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए। ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। A substantive fuel price cut as opposed to the token 2 rupees of relief per liter unveiled this March can support demand in the economy. इसके पहले क्या हुआ था, जो कुछ टाइम पे मार्च में जो 2 रुपीज से पेट्रोल कम हुआ था, ठीक है, या फ्यूल के प्राइस कट हुए थे, वो बहुत बेनिफिशियल था इकोनॉमी के लिए। तो अभी उन्होंने ऐसा ही मेजर लेना चाहिए, वो बोल रहे हैं। समझ में आया पैराग्राफ। हाँ, yes, what factor contributed to the weak growth in private final consumption expenditure? Unfavorable monsoon affect the farm sector. Yes, correct. Next, what recommendation does the passage suggest the center consider to support demand in the economy? क्या, हाँ डी, मैं मुझे बी सुनाया, इम्प्लीमेंटिंग अ सब्सटेंटिव फ्यूल प्राइस कट करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या, बी बी नहीं, डी है, डी, बी में कैसे होगा। अच्छा, ओके ओके, चलो, ये जो दिया है मैंने एडिटोरियल, ये आपके लिए दिया है, इसको रीडिंग कर लेना, ठीक है। अभी मुझे जल्दी से फिनिश करना है, इसलिए उसको छोड़ रही हूँ अभी। इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कहाँ से लिया, ठीक है, ये देख लो एक बार, इसका ओवरव्यू बताती हूँ। ये नासा जो है ना, वाइपर मिशन पे बेस्ड है, प्लीज रीड इट, आपको करना है एटलीस्ट आप लोग।
2 मिनट दो मुझे, मैं पानी पीती हूँ, फिर हम स्कीम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का समझ में आया? चलो मुझे बताओ, पीएम विश्वकर्मा के बारे में सुना है? यस। पीएम विश्वकर्मा क्या है? स्कीम है। आज हम वो स्कीम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। ये स्कीम का मैं मतलब आपको बता रही हूँ पहली बार, तो अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझता है तो लेट मी नो कि हमें ये नहीं समझ रहा है मैम। ओके, तो उसको, बिकॉज मुझे आपका वो कैसे आपको समझेगा वो आई डोंट नो, मैं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे इसमें बताना कि इसमें आपको और डिटेल में चाहिए क्या। मैंने ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स इसमें कवर किए हैं। ये आपको अगर आप राइटिंग भी करोगे तो भी आपको यूजफुल होगा, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको यूजफुल होगा। इस पे क्वेश्चन आता ही है, ये क्या ही बोलना है। चलो, हाँ, ये लास्ट में बताऊंगी। कौन सा पेन लूं? ब्लैक। पीएम विश्वकर्मा स्कीम कब लॉन्च हुआ था? सबसे पहले क्यों आया था पीएम विश्वकर्मा? विश्वकर्मा क्या है? विश्वकर्मा एक गॉडेस, पता होगा। विश्वकर्मा जी एक ये है, विश्वकर्मा जी मीन्स जो कारपेंटर हो गए, जो हमारे आर्टिसंस होते हैं ना, जैसे ज्वेलरी शॉप खुला है, जो ब्राइबर होता है, ठीक है, आप कारपेंटर होता है, वो लोग होते हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है। जैसे यहाँ पे देखो इमेजेस में दिख रहा होगा, ये कारपेंटर है, ठीक है, वो बैठ के काम कर रहा है, पेंटर्स है, मीन्स ऑलमोस्ट उन लोगों के लिए जो सिलाई मशीन का काम करते हैं। तो इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च किया था। लेकिन क्यों किया था? उनके पास मतलब फंड्स नहीं थे कि उनको क्यों इतना जरूरी लगा कि इनके लिए लाना है? सबसे पहले इंडिया में दो सेक्टर होते हैं, दिख नहीं रहा होगा। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनाइज मीन्स जिनको प्रॉपर, जो गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं या जिनको जो कंपनीज में काम करते हैं, उनको प्रॉपर रेगुलर इनकम आता है। एक प्रॉपर रेगुलर इनकम आता है, उनका जो प्रोविडेंट फंड है उसमें भी इनरोल होते हैं, उनको एनपीएस भी लागू होता है, मीन्स पेंशन सिस्टम भी लागू होता है। तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, मीन्स ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गए जो किसी कंपनी में काम करते हैं, इनमें क्या आता है? रेगुलर इनकम आ रहा है। इनको क्या आ रहा है? रेगुलर इनकम। और इनको ये हर इसमें गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड है, इनको पीएफ भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और प्रॉपर ये ऑर्गेनाइज तरीके से इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन है, बाहर ऐसे प्रॉपर तरीके से कंपनी में काम करते या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन है? ये हो गया आपके लेबर्स, मीन जिनको रेगुलर इनकम नहीं है, जो अनसीजनल लेबर्स हम बोलते हैं, जिनको सीजन वाइज काम मिलता है, वो हो गया आपका अनऑर्गेनाइज, जिनको प्रॉपर इनकम नहीं आता है, कभी वो करते हैं या नहीं करता है, जो मनरेगा में रजिस्टर्ड। मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं रहता है। सो जो आपने, ठीक है, दो हो गए अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स प्रॉपर उनको इनकम मिलेगा, सब कुछ मिलेगी, फैसिलिटीज, और उनका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कंपनी से, इनका कुछ नहीं रहता, ये ऐसे वर्क के लेबर जैसे काम करते हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने लाया था पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ये 2023 में लॉन्च हुआ। पहले से ही इसका चल रहा था, लेकिन ये ऑफिशियली कब लॉन्च हुआ था? 2023। और इसका जो मेन मिनिस्ट्री है वो कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये इसकी प्रॉपर, ठीक है, कोर मिनिस्ट्री है। मतलब ये किस, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? अगर ये क्वेश्चन आता है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज अंडर द विच मिनिस्ट्री? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके। और बाद में इसके ये जो मिनिस्ट्री थी, इसको को ज्वाइंटली मीन इनके साथ में और दो मिनिस्ट्रीज आई, उन्होंने को ज्वाइंट किया। लेकिन मेन ये है, अगर आपको क्वेश्चन है तो आपको यही लिखना है। फिर
मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल है, ठीक है। हाँ, ये एमएसएमई। स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडी ने भी इसके साथ कोलैबोरेट किया। बाद में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीपीएस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, इन दोनों भी इनके साथ क्या किया, को ज्वाइंट किया आफ्टर। लेकिन अगर इसका कोई मिनिस्ट्री पूछे तो आपको क्या बोलना है, यही बताना, एमएसएमई, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2023 में। इसका मिनिस्ट्री कौन सा है, एमएसएमई। हाँ अभी देखो, सबसे पहला इसका एम क्या है, प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू विश्वकर्मास। अभी विश्वकर्मास कौन है, ये इसमें इसके अंदर में 18 आर्टिसंस आते हैं। 18 आर्टिसंस मीन्स कारपेंटर हो गया, ठीक है, जो क्या बोलते, जो क्या बनाते हैं वो, नहीं क्या मटका वगैरह बनाते हैं, वो हो गए। मीन्स जो लेबर्स है, जो लेबर्स का काम करते हैं, जिनको वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो प्रॉपर एक जाते हैं कहीं पे काम करते हैं, पेंटर्स हो गए, इवन ज्वेलरी शॉप में बैठ के नहीं वो ज्वेलरी वगैरह करते हैं, वो हो गए। तो वो सारे 18 आर्टिसंस में आते हैं। इनको क्या मिले, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं, बहुत टाइम से ट्रेडिशनली वो वर्क करते आ रहे हैं, वो हो गए। और जिनको क्या करना है, सेटअप करना है खुद का स्मॉल स्केल वेंचर, मीन्स कि आपको कुछ जैसे आपको ट्रेडिशनली आप नहीं हो, आप चाहती हो कि मुझे क्या करना है मैम, थोड़ा छोटा सा मैं कुछ अपना, मुझे में ये स्किल है, मुझे सिलाई का कुछ आता है, ठीक है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, उसमें एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए स्कीम लाया था। अब ये स्कीम क्या करेगा, सबसे पहले इसका फाइनेंशियल आउटले समझ लो। इसको जो फाइनेंशियल आउटले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। बजट एलोकेशन, इसको बोलते हैं बजट एलोकेशन। कितना किया था स्कीम को, स्कीम में किया था 13,000 करोड़, पीएम विश्वकर्मा। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मीन्स 100% फंडिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फंडिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर, ओके। और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो क्या होता है, जिसमें स्टेट और सॉरी सेंटर और स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है। और इसका जो टेन्योर है वो क्या है, 2027 से 28। इसका टैगलाइन क्या है, सम्मान समर्थ्य समृद्धि। सम्मान मीन्स आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आपको सामर्थ्य मीन्स आप स्ट्रांग होने चाहिए, आपको समृद्धि समृद्धि मिलनी चाहिए। सम्मान सम्मान समर्थ्य समृद्धि, ये टैगलाइन पूछता है। छोटे मोटे अगर एग्जाम देते होंगे तो टैगलाइन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है टैगलाइन। नेक्स्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा आर्टिसंस को और क्राफ्टमैन को एज ए विश्वकर्मा, मीन्स उनको एक विश्वकर्मा बुलाएगा कि आप कारपेंटर हो या कुछ भी हो, आप क्या हो, हमारे विश्वकर्मा हो। आपको पहले एक आइडेंटिटी मिलेगी, आपको उसका रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। इस स्कीम में क्या होगा, ऑलरेडी यू हैव अ स्किल, आपको कुछ आता है, उस स्किल का अपग्रेडेशन होगा। अगर आपको कारपेंटरी का छोटा सा काम आता है तो आपको प्रॉपर अच्छा काम सिखाया जाएगा, आपकी जो स्किल्स है उसको अपग्रेड किया जाएगा। तो स्किल अपग्रेडेशन टू होन स्किल्स एंड मेक सुटेबल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, और इसमें कुछ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज भी आपको दिए जाएंगे। और ये क्यों है, टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अ बेटर एंड मॉडर्न टूल्स टू इनहांस कैपेबिलिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। सोचो, वेन आप एक छोटे, आप जब एक कारपेंटर होते हो छोटे से, तो आपके पास ना प्रॉपर फंड होता है अपने टूल्स खरीदने के लिए। तो आप क्या करते हो, जो आपको पहले से चले आए हैं उसको का यूज करते हो, और आपको आप जो ट्रेडिशनल तरीका आया है उस पर ही चलते हो, वैसा ही वर्क करते हो। लेकिन इस स्कीम के अंडर आपको मॉडर्न टेक्निक सिखाई जाएंगी, आपकी स्किल्स को इनहांस किया जाएगा। टू प्रोवाइड बेनिफिशरीज, और जो बेनिफिशरीज होंगे मींस इस स्कीम में जो रजिस्टर्ड होगा विश्वकर्मा, उसको क्या करेगा, इजी एक्सेस टू कोलेटरल फ्री क्रेडिट। कोलेटरल फ्री क्रेडिट मींस क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग टू अ बैंक, दैट टाइम आप बोलते हो कि बैंक मुझे लोन दो, तो बैंक का बोलती हूँ आपको कुछ सिक्योरिटी दो, ठीक है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी होगा तो वो रखो यहाँ पे बैंक में आके। तो वो क्या हो गए, व्हेन आप जब बैंक को सिक्योरिटी देते हो दैट टाइम वो आपको लोन देता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे वो होता है कोलेटरल लोन, उसको बोलते हैं कोलेटरल दे रहे हो आप और आपको लोन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोलेटरल फ्री, मींस आपको कुछ भी नहीं देना है। अगर आपको लोन चाहिए तो आपको डायरेक्ट इजीली एक्सेस मिलेगा लोन का, अगर आप इस स्कीम के अंडर में हो तो। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, और कम ही रहेगा, जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, जो कॉस्ट होता है वो भी कम रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स,
इंसेंटिवाइज फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन टू इनकरेज डिजिटल एम्पावरमेंट। अभी क्या होगा, ये स्कीम बोलता है कि आपको क्या करना है, आप जो कैश में पेमेंट लेते हो ना वो मत लो, आप क्या करो डिजिटल में पेमेंट लो। मीन्स आप प्रॉपर कैश से ना लो और बोलो कि यूपीआई करो, तो आपको उसके भी इंसेंटिवाइज मिलेगी, आपको उसके इंसेंटिव मिलेंगे। वो कितने हैं मैं बताती हूँ। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अ ब्रांड प्रमोशन एंड मार्केट लिंकेजेस। आपको इस स्कीम के अंडर में रजिस्टर्ड होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट है आप जो बना रहे हो, आप उसका ब्रांड प्रमोशन भी कर पाते हो, और आपको जो अदर कस्टमर से अदर मार्केट है वहां से भी आपको लिंक किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सबसे पहला क्या करेगा, पहले रिकॉग्नाइजेशन करेगा, ठीक है, कैसे करेगा वो सामने एलिजिबिलिटी क्या है। बाद में ये किसके लिए है, स्किल अपग्रेड करेगा। देन आपको बेटर और मॉडर्न टूल्स प्रोवाइड करेगा, इजी एक्सेस मिलेगा, कोलेटरल फ्री मिलेगा आपको, और आपके डिजिटल आपको क्या करना है, डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा करना है, उसके भी आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। और आपके जो प्रोडक्ट है उसका भी क्या करोगे आप, इस स्कीम के थ्रू क्या कर सकते हो, ब्रांड प्रमोशन कर सकते हो। नेक्स्ट, एंड आर्टिसंस और क्राफ्ट। अभी एलिजिबिलिटी क्या है, अगर स्कीम में आपको इनरोल करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। टू आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्सन वर्किंग विथ हैंड्स एंड टूल्स। वो जो क्राफ्ट जो पर्सन है, वो जो आर्टिसंस है, उसको हाथ और टूल्स के साथ काम करना, मशीनरी के साथ नहीं करना, ऐसे बोल रहा, मतलब उसके हैंड यूज होने चाहिए। एंड एंगेज इन वन ऑफ कवर्ड फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल ट्रेड्स। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे कोई कारपेंटर होता है तो वहां पे क्या होता है, उसका फैमिली ट्रेडिशन बिजनेस चला आता है, उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो भी उसी चीज में काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वहीं से सीख के वो भी वही फॉलो करते हैं। तो वो बोलते हैं कि एटलीस्ट आपका वो होना चाहिए इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस। और वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही आप हो सकते हो। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर से हो तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका जो एज होना वो कितना होना चाहिए, 18 ईयर्स एटलीस्ट होना चाहिए जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। नेक्स्ट, शुड बी इंगेज इन ट्रेड कंसर्न ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप जो ट्रेड है उस पर ऑलरेडी इंगेज होने चाहिए, आपने वो वर्क करते रहना चाहिए था। should not have availed loans under similar credit based schemes of central government or state government for self employment business development। आपको अगर आपने अगर पहले किसी दूसरे स्कीम के अंडर में, जैसे मुद्रा लोन हो गया, ठीक है, पीएम स्वानिधि हो गया, पीएम ईजीपी हो गया, इसके अंडर में अगर आपने लास्ट 5 ईयर से कोई लोन उठाया है तो आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं हो। बेनिफिशियरीज ऑफ मुद्रा एंड स्वनिधि हु हैव फुल्ली रिपेड देयर लोन विल बी एलिजिबल। लेकिन अगर आपने जो उस स्कीम का जो लोन आपने उठाया था उसको आपका फुल रिपेमेंट हो गया है, देन आप इसमें एलिजिबल हो। तो ये समझ में आया क्या है एलिजिबिलिटी, मैक्सिमम कितना एज होना चाहिए, 18 ईयर्स। और आपने क्या करना चाहिए, एटलीस्ट आपका एक जो आप जो जो वर्क कर रहे हो आपके ट्रेडिशनली चलता आना चाहिए। नेक्स्ट, अभी और एलिजिबिलिटी और क्या है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ये फैमिली में से सिर्फ एक ही मेंबर को मिलेगा, एक तो एक फीमेल या मेल। और फैमिली कौन सी, फैमिली की भी डेफिनेशन है यहाँ पे, फैमिली डिफाइंड एज अ कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। हस्बैंड होना चाहिए, वाइफ होनी चाहिए, अनमैरिड चिल्ड्रन होना चाहिए। लेकिन अगर आपके फैमिली में, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, सोचो कि दो भाई है, दो ब्रदर, तो इनकी फैमिली अलग मानी जाएगी, उनकी फैमिली अलग मानी जाएगी। पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल। आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट, अभी और देखो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ई श्रम, ई श्रम क्या होता है बच्चा, एनी आइडिया ई श्रम क्या होता है। अरे मैं वो कार्ड नहीं, वो कार्ड तो मतलब आई नो कि मैं ई श्रम कुछ भी प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए है। अच्छा हमारा कुछ भी है, इलेक्ट्रॉनिक, इसे इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है लॉजिक है। अच्छा नो इश्यू, ई श्रम ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ई श्रम क्या होता है, जब आप कहीं पर रजिस्ट्रेशन करते हो किसी स्कीम में या कहीं, तो आपका जो डेटा होता है वो वहां पे वो पोर्टल पे सेव रहता है। तो वहां से आपको इजीली गवर्नमेंट क्या बोलता है, आइडेंटिफाई करता है कि आप सच में वो है कि नहीं हो। आप जैसे आप लेबर हो, ठीक है, तो आप लेबर जो होता है, लेबर जो होता है उनका जो पोर्टल होता है रजिस्ट्रेशन का, वो ई श्रम, ई श्रम पोर्टल। लेबर रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा पोर्टल है, ई श्रम। तो वहां से वो आइडेंटिफाई करेगा पहले आपको
अगर आप ई श्रम पे रजिस्ट्रेशन हो, अगर आप हाँ हाँ यस यस हाँ हाँ यस यस। तो अगर आप ई श्रम पे आपका नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नियर बाय जो सीएससी होता है कॉमन सर्विसेज सेंटर, वहां जाओ और वहां पे बायो, ठीक है, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करो। नेक्स्ट, एनरोलमेंट ऑफ बेनिफिशियरी के 3 स्टेप वेरिफिकेशन होता है इसमें जब आप रजिस्टर्ड करते हो। पहला होगा आपका ग्राम पंचायत लेवल या यूएलबी, यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज, यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। बाद में रिकमेंडेशन भेजा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी इसको देखेगी, और लास्ट में आपका जो अप्रूवल है वो स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। ये उतना यूज नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये ऐसे ऐसे थ्रू जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन करोगे डायरेक्ट अप्रूवल नहीं मिलता है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले तो किया ही होगा, अगर आप सिंगल चाइल्ड हो घर में तो वो कौन सा स्कीम है अभी जो बड़े यहाँ चल रहा है महाराष्ट्र में, हाँ, तो उसमें अगर आप लोगों ने तो किया ही होगा, मतलब जिसका सिंगल होगा तो हाँ वही किया ही होगा ना, कोई किसी ना किसी ने। गर्ल्स को भी पैसे मिल रहे हैं अगर आप आफ्टर 21 एज अगर आपका है। हाँ देखो पैसे मिल रहे बोलते, बहुत खुश हो आपको, है ना, मजा है आपकी। इसके पहले नहीं मिलते होंगे ना कहीं से ऐसे। अच्छा अच्छा, क्या, अच्छा आपको, चलो अच्छा है। नहीं अभी एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना इसलिए। चलो इसके की कंपोनेंट्स क्या है, आपको वहां पे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आईडी कार्ड दिया जाएगा, वो फिजिकल फॉर्म में होगा। अगर आप वहां पे जाते हो, ठीक है, आपको जहाँ पे इनका जो ऑफिस है वहां पे आपको रिकॉग्नाइजेशन कैसे मिलेगा, वो आपके आईडी कार्ड से मिलेगा। नेक्स्ट, आपके फिर स्किल अपग्रेडेशन के लिए, जब आप स्किल अपग्रेडेशन के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपका 5 to 7 डेज ट्रेनिंग होगा। कितना, 5 to 7 डेज, ये आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा। आपको स्किल आता है लेकिन आपके स्किल अपग्रेड करने के लिए 5 to 7 डेज ट्रेनिंग होगा। अगर आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो आपको इसके बाद में 1 लाख तक का लोन मिलेगा। कितना लोन मिलेगा, 1 लाख तक। एंड देन अगर आप बाद में जब एडवांस ट्रेनिंग फिनिश करते हो 15 डेज का, तो आपको 2 लाख तक मिल सकता है। कितना मिलेगा, 2 लाख तक। और जो ट्रेनिंग स्टाइपेंड होता है, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तब आपको 500 पर डे दिया जाता है। और जो आपको कुछ खरीदना है, टूल किट इंसेंटिव्स लेना है, तो आपको कितना मिलेगा, अप टू 15,000 मिल सकता है। लेकिन ये थ्रू रुपए और ई वाउचर्स। मतलब ये क्यों लिया है, रुपए और ई वाउचर से क्यों मिलेगा, बिकॉज अगर आपके डीबीटी, हाँ देखो, जो आपको ये मिलेगा ट्रेनिंग के लिए जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिलेगा। लेकिन जो आपको टूलकिट के लिए 15,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा वो ई वाउचर्स। अगर डीबीटी करेंगे तो आप उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज कर देंगे। इंपॉर्टेंट नहीं कि आप टूल्स लो, इसीलिए ई वाउचर्स दे रहे हैं कि आप वो प्रॉपर लेके जाओ उस शॉप में और वहां से क्या करो, उस पैसे से सिर्फ टूल ही लेना है। मतलब समझे, मतलब वो ये इसका मिसयूज ना हो। अब इसके की कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इंसेंटिव मिलेगा अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा पर एलिजिबल डिजिटल ट्रांजैक्शन, अप टू मैक्सिमम 100 मिल सकता है। अगर आपने 100 किया तो एटलीस्ट आपको 1 रुपीज हर किसी का मिलेगा। अगर 100 रुपीज हो रहा है तो फिर 1 रुपीज मिलेगा। मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा बाय नेशनल कमिटी फॉर मार्केटिंग इन form of quality certification, branding, onboarding on e-commerce platform such as GMM, advertisement, etc. अगर आपको आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, ये आपको सारे कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। ई कॉमर्स जो हमारे गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म होते हैं उससे। नेक्स्ट होगा आपका क्रेडिट सपोर्ट। क्रेडिट सपोर्ट मीन्स क्या होगा, कोलेटरल फ्री। मैंने पहले ही बताया था। टोटल आपको कितना मिलेगा, आपको कुछ देना नहीं है, आपको सिर्फ बैंक में जाना है, आपको लोन मिल सकता है 3 लाख। लेकिन 3 लाख टोटल, 3 लाख, लेकिन कितना, 2 इंस्टॉलमेंट में। 2 इंस्टॉलमेंट में मीन्स पहला आपको जब आप बेसिक ट्रेनिंग फिनिश करोगे तो आप 1 लाख मिलेगा, और जब आप एडवांस ट्रेनिंग फिनिश करोगे तो आपको 2 लाख मिलेगा। वो कितना होगा, 2+1 3 लाख तक। और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 5% है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबवेंशन एक्सटेंड ऑफ 8%। मीन्स क्या है, अगर आपको आपके बैंक 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है तो उसमें से 5% इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, और बाद में जो 5% बचेगा वो कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। और ठीक है, और 8% क्या हो गया, जब अगर आपको 13% आपका इंटरेस्ट रेट है तो 5% आपको देना पड़ेगा और 8% कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा।
नेक्स्ट, हाँ ये हो गया, ठीक है। ग्रेडेड गारंटी कवर फॉर ऑल लोन्स। हाँ, लेकिन आप जब लोन उठा लोगे, आपने लोन उठा लिया, फिर आप दोगे नहीं तो बैंक को, बैंक क्या करेगा? बैंक को कौन आपकी गारंटी दे रहा है? लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कवर्ड बाय क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। इसके गारंटी के अंडर आपको लोन दे रहा है। आप नहीं दे रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से गारंटी दे रहा है। अगर आपने नहीं दिया तो उनको देना ही पड़ेगा। हाँ, और आपको क्रेडिट सपोर्ट कौन कौन दे सकता है? इसमें कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो हमारी नेशनलाइज बैंक होती है, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और नो प्रीपेमेंट पेनल्टी आफ्टर 6 मंथ ऑफ लोन डिसबर्समेंट। नो प्रीपेमेंट पेनल्टी मीन्स अगर आपने लोन ले लिया, ठीक है, और आपको वो जो उसकी लिमिट दी है उससे